Okay. No. So I wish very warm welcome and a good afternoon to everybody who has joined this program. For the sake of the better communication, we have kept the program discussion in Hindi. इसलिए I'll be actually choosing Hindi as a language so that सबको एक ये आसान रहे। स्क्रीन के ऊपर ये जो आपको हमारी ओर से कम्युनिकेशन आया था, द वैदिक एंड जैविक डिजिटल प्रस्तुत करते हैं फ्री टॉक ऑन सॉइल एंड प्लांट हेल्थ करेक्शन मेथड्स, यानी भूमि सुधार और फसल की अच्छी स्वास्थ्य के लिए नेचुरल तरीके से एक्चुअली क्या चीज़ की जाए, यानी क्या क्या मेथड्स हैं और क्या यूज़ करना चाहिए, उसके ऊपर एक व्याख्यान है। तो मुझे एक्चुअली ये कहते हुए बड़ा आनंद होता है कि आज हम जैविक डिजिटल और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ हम जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद में बेस होकर हम लोग एक्चुअली ये जो एक्टिविटीज़ अभी हम कर रहे हैं, पिछले तकरीबन 2014 से एक्टिविटीज़ ये चल रही है, अभी 8 साल पूर्ण होने को है। और 2016 से ये फोकस एक्टिविटी हमने की हुई है फॉर दी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, कि जब हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, जो शॉर्टली निस्बड़ के नाम से जाना जाता है, उनके साथ एक्चुअली मिलकर हमने एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट किया था। तो तभी से लेके काफ़ी सारे सज्जन हमारे साथ जुड़े हैं और लोग काफ़ी जुड़ते आए हैं इस इनिशिएटिव में, और तकरीबन ये 6 साल की आयु अब इस एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप और ऑर्गेनिक फार्मिंग को हो चुकी है। तो मुझे बड़ा आनंद है कि एक लार्ज वर्ग है जो अब ये ट्रेनिंग हमसे ले चुका है और अपने अपने एरिया में अपनी एक्चुअली सहूलियत से लोग उसे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो इसी ग्रुप के और नेटवर्क को एक्चुअली हम लाभ देना चाह रहे थे, एक ऐसी चीज़ का कि एक्चुअली जिसमें जो सॉइल को और स्पेशली क्रॉप के हेल्थ को लेकर काफ़ी सारी अहम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सो इसी बीच मेरा अहमदाबाद में इंटरेक्शन काफ़ी रहा था। अभी पिछले कुछ एक महीने से मैं अहमदाबाद में गुजरात गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, प्राइम मिनिस्टर्स फैसिलिटेशन फॉर माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, जो पीएमएफएमई के नाम से जाना जाता है। तो पीएमएफएमई एक प्राइम मिनिस्टर की एक पेट स्कीम है, यानी उनकी फोकस स्कीम है जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के ऊपर फोकस करती है कि अब हम एग्रीकल्चर को उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं कि वैल्यू एडिशन की महिमा उसमें बढ़े, यानी कोई भी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर में खाली रॉ रेकर ना बन जाए, उसकी एक्चुअली वैल्यू एडिशन सोच के उसमें कोई ना कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तक ले जाए। तो उसी की एक नेशनल लेवल इनिशिएटिव प्लान किया गया है, 2020 में प्लान किया गया था। ये तकरीबन 4 या 5 साल की स्कीम है पीएमएफएमई, जो अभी पूरे देश में एक्चुअली अलग 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 स्टेजेस पे है। कुछ एक जगह पे स्टेट लेवल अपग्रेडेशन प्रोग्राम कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ एक जगह पे ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस पे भी आ गई है। तो जैसे आप अपने स्टेट के बारे में थोड़ा सा गूगल करेंगे, पीएमएफएमई एंड योर स्टेट, तो आपको अपने स्टेट का स्टेटस पता चलेगा और वहाँ पे उसमें काफ़ी सारी अच्छे बेनिफिट्स हैं माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को लॉन्च करते हुए। तो वो एक अलग सा टॉपिक है, बट मैं जो कह रहा था कि पीएमएफएमई को लेकर गुजरात में रहने से और अहमदाबाद में खास कार्य रहने से मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही जो एक इंटेलिजेंस या जो कहते हैं दी फ्यू पीपल हु एक्चुअली हैव दैट नेक के जो डेप्थ होती है, उनके वैसे ही एक्चुअली व्यक्ति से मेरा परिचय हुआ था। मेरे मित्र हैं भरत पटेल, उनके माध्यम से मैं डॉक्टर चैतन्य भट्ट के संपर्क में आया था। तो डॉक्टर चैतन्य भट्ट एक बहुत ही सफल कैरियर एक्चुअली है उनका, नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री और फार्मा एक्चुअली कॉग्नोसिस्ट, यानी कि प्लांट के ग्रोथ नो और उसके जो अंदर जो डिजीजेस हैं उनको लेकर एक्चुअली काफ़ी उन्होंने अपना अध्ययन किया हुआ है। वो खुद एक डॉक्टरेट हैं एक्चुअली, एसेंशियली इज अ फार्मासिस्ट, यानी इज एन एम फार्म, वो एम फार्म है। और उन्होंने एक्चुअली पीएचडी की हुई है अपने अध्ययन फर्दर अपने कैरियर में, और एक आज एक्चुअली फार्मा कॉलेजेस के साथ भी वो जुड़े हुए हैं, जहाँ पे उनका रिसर्च एक्टिविटीज काफ़ी गति में है उनकी आगे। और साथ में एक बहुत अहम भूमिका वो निभा रहे हैं डायरेक्टर
नो श्री के पद में। ये एक्चुअली नो जो वैदिक नेचर केयर्स प्राइवेट लिमिटेड एक 16 साल से ज़्यादा आयु की एक्चुअली ये एक नो एक रिसर्च फर्म है। एक कैन से इट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी, और एसेंशियली ह्यूमन, प्लांट एंड कैटल, ये तीनों एरियाज के ऊपर ये एक्चुअली नो अपना रिसर्च वर्क करते हैं। और काफ़ी रिसर्च स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स एक्चुअली का निर्माण किया है कि हम एक तरह से एक ही जगह पे इतने सारे अच्छे प्रोडक्ट्स आएंगे, इसमें काफ़ी ताज्जुब होता है। और काफ़ी एक्चुअली काबिल तारीफ है कि उन्होंने ये इतने कम टाइम में, यानी 1.5 दशक बहुत ज़्यादा समय नहीं है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उसमें काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स उन्होंने एक्यूमुलेट कर लिए थे। तो इसी दौरान जो हमारा पीएमएफबी के प्रोग्राम के दौरान एक्चुअली जो इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने काफ़ी सारे एक्चुअली ऐसे नो पॉइंट्स बताए थे जो भूमि सुधार और फसल की अच्छी स्वास्थ्य को लेकर एक्चुअली एप्लीकेबल होते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में ये एक्चुअली आज जो हम लोग प्रोग्राम अभी कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर और उसके नॉर्थ के एक्चुअली स्पीयर को लेकर एंड ईस्ट इंडिया को लेकर एक्चुअली फोकस है, कि जहां पर नो भूमि को लेकर बहुत सारी एक्चुअली परेशानियां ऑलरेडी हैं। भूमि एक्चुअली एक अपना जो ऑर्गेनिक कार्बन है, न्यूट्रिएंट वैल्यू है, ये काफी हद तक एक्चुअली उसके अंदर समस्याएं अभी चल रही हैं। और वो क्या है, मैन मेड ही है एक तरह से। नेचर नेचर तो एक्चुअली जहाँ पे मौजूद है, जैसे फॉरेस्ट है, तो वहां पर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है जंगल में। बट जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन है, वहां पर ये सब चीजें काफी दिक्कतें हैं। जहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ है, आई वुड से रॉन्ग फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एक्चुअली जो हुआ है, उसको लेकर एक्चुअली काफी सारी दिक्कतें हैं उसमें। तो ये मेरी चर्चा हुई, और फिर हमने एक चीज की कि जो निस्बर्ड, आईडीयूपी, आई सप्तर्षि, जैविक डिजिटल के ग्रुप के एक्चुअली जो साथीगण हैं मेरे, एक्चुअली जो पार्टिसिपेंट्स थे पास्ट में, उनके लिए ये एक इनिशिएटिव रखा जाए कि वो जब वो खुद को इनको ब्रीफली वाकिफ करें कि ये सब चीजें कैसे क्या हैं, और एक्चुअली इसमें इससे एक्चुअली कैसे अपनी भूमि को सुधारा जाए, राइट। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था डॉक्टर चैतन्य भट्ट जी से कि अगर ये हाफ एन आवर का एक्चुअली थोड़ा सा व्याख्यान हमें दें और गाइड करें कि कैसे एक्चुअली ये चीज़ कितना इम्पोर्टेंट रखती है ह्यूमन लाइफ के अंदर, तो खास करके भूमि सुधार इशू एंड प्लांट एरिया में। तो ये एक्चुअली हमें बताएंगे इसमें। तो ये एक्चुअली एक उनका फ्री टॉक है जो हमने ऑर्गेनाइज किया है। ही टेक ओवर नाउ, और उसके बाद एक्चुअली आपके जो सवाल होंगे हम करेंगे। तो वी आर एट 4:41 राउंड, नो फॉर अराउंड 25-30 मिनट्स सर का प्रेजेंटेशन होगा, और उसके बाद द ग्रुप इज एक्चुअली वुड बी ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर, राइट। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट Dr. Chaitanya Bhatt to actually take over from this and take the discussion forward. Thank you. Thank you very much, Hardik bhai, for very nice introduction, and welcome each and every person present in this meeting. मैं डॉक्टर चैतन्य भट्ट फ्रॉम अहमदाबाद आप सबका इस सेमिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि हार्दिक जी ने बताया कि अभी ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि भाई जो भी हमारी खेत पैदाश है उसके अंदर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वो सब ज्यादा रहता है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह ज्यादा रहने की वजह से वो यूरोपियन कंट्रीज वगैरह भी कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वो बोलते हैं कि नहीं, आप ये बिना पेस्टिसाइड वाला या फिर बिना वीडीसाइड वाला या बिना इंसेक्टिसाइड वाला कुछ प्रोडक्ट लेकर आओ तो ही हम इसको इसमें एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि लोगों ने ये सब इतना सारा इस्तेमाल कर लिया है कि हमारी भूमि के अंदर ये सब जा चुका है। इसलिए अगर हम आज सभी केमिकल यूज करना बंद कर लेना तो भी समझो कि 2-3 साल लग जाते हैं कि भाई वो केमिकल फ्री जमीन हो जाए। लेकिन अगर जमीन को केमिकल फ्री करनी है तो एक चीज आप कर सकते हैं कि उसके अंदर हल चला के उसको 2 या 3 फीट तक
2-3 फीट तक उसको अच्छे से खोद ले, 2-3 फीट तक अच्छे से खोद ले और उसके बाद उसको धूप में पकने दे 1 हफ्ते तक। तो क्या होगा कि जितने भी केमिकल 2-3 फीट तक है, जो ऊपर मिट्टी के साथ आए हैं, जो सन से एक्सपोज हो रहे, तो वो सब वहां पे 1 हफ्ते में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, माने कि 1 हफ्ते में वो सब डिग्रेड हो जाएंगे। फिर थोड़े 1 हफ्ते के बाद फिर से उसको ये जमीन को फिर से ऊपर नीचे कर लीजिए, ताकि फिर से ये ऊपर नीचे होने की वजह से अंदर जो भी थोड़े थोड़े बचे वो फिर से केमिकल डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होते। तो वैसे आप 3-4 बार करोगे तो उसके अंदर जो भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारी भूमि बिना केमिकल की होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक अपने पास अच्छा ऑप्शन है हमारी जमीन को केमिकल फ्री या पेस्टिसाइड फ्री करने के लिए। यहाँ ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ गुजरात में एक एरिया है, उसका नाम है महुआ। महुआ डिस्ट्रिक्ट है, भावनगर के आसपास है। और यहाँ पे ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बेल्ट है जहां पर सबसे ज्यादा ये ऑनियन माने ये अपने प्याज की खेती होती है। लेकिन यहाँ महुआ के आसपास आप देखो तो कम से कम 125 से 130 तक डिहाइड्रेशन प्लांट है कि जो ये ऑनियन का डिहाइड्रेशन करते हैं, माने प्याज का डिहाइड्रेशन करते हैं और बाद में उसको एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन पिछले साल ये हुआ कि यहाँ से जितने भी डिहाइड्रेशन प्लांट थे उन सब ने यहाँ से जो एक्सपोर्ट की थी, जितनी भी ये प्याज एक्सपोर्ट की थी वो सारी की सारी यूरोपियन कंट्री से रिजेक्ट होकर आ गई। रिजेक्ट होकर आने का रीजन यही था कि उसके अंदर वो यही रीजन था कि उसके अंदर जो है वो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और वीडिसाइड ये सबका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा था। तो जैसे ही वहां से ये सब खत्म होके आया, माने कि वहां पे जैसे ही रिजेक्ट हुआ तो यहाँ पे सबको बहुत बड़ा लॉस हुआ। ये लॉस होने के बाद यहाँ की जो एपीएमसी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी जो होती है एपीएमसी, उन्होंने फिर मुझे इनवाइट किया था कि आप यहाँ पे आओ और कुछ सॉल्यूशन दो ताकि यहाँ पर जो भी लोग हैं उसको ये केमिकल फ्री खेती करने में मदद मिले। और वहां पे फिर गया था और वहां पे ये लेक्चर मैंने दिया था कि ये क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं वो सब। अभी मैं यहाँ आपको एक थोड़ा सा हल्का सा प्रेजेंटेशन दूंगा। मैं हाँ, सर अपना मैंने शेयरिंग हटा दिया है एंड आपकी स्क्रीन एनेबल कर दी है, तो आप शेयर कर पाएंगे अपने डॉक्यूमेंट। जी मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी सर, प्लीज। जी ये अभी जो है वो सबको दिख रही है ना, ये स्क्रीन दिख हाँ रहा है जी, ना? दिख रहा है। हाँ जी, ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये एक कदम लिया जाए कि हमारी जो भूमि है उसको केमिकल फ्री बनाया जाए। क्यों ना ऐसा कुछ करे कि जिससे फार्मिंग का जो खर्च है, माने कॉस्टिंग ऑफ फार्मिंग कम हो जाए और लोगों को जो केमिकल यूज करते हैं उससे कम मेहनत में उतना ही या फिर उससे ज्यादा रिजल्ट मिले। ये फिर मैंने रिसर्च राइट। करना स्टार्ट किया और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ और नई नई प्रोडक्ट डेवलप होती गई, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा वो क्या बेसिस था जिसके ऊपर मैंने ये सब चेंजेस करना स्टार्ट किया। क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ सारी के सारी प्रोडक्ट्स हर्बल है, माने कि प्रोडक्ट के अंदर 0% केमिकल है। और प्रोडक्ट मानो कि 1 एकड़ के अंदर 100 ग्राम चाहिए, सिर्फ 100 ग्राम। तो कोई आदमी अगर 100 ग्राम पूरी की पूरी प्रोडक्ट खा लेता है तो भी इसको फायदा होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। उस तरह की प्रोडक्ट बनाई है। तो शुरू करते हैं, ये कम लागत में ज्यादा उपज कैसे मिले। तो जैसे जैसे इंसान की उत्पत्ति के ऊपर मौसम, देश और समय का असर होता है, वैसे ही वनस्पति की हालत होती है, माने कि उसके ऊपर भी मौसम, देश का असर रहता है। भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार आसपास का मौसम कैसा है, माने उसकी ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, हाइट कितनी है सी लेवल से, ये सब के ऊपर उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स बनते हैं। और जो केमिकल बनते हैं उसको ही हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो
कोई भी अगर वनस्पति है, उसके अंदर ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, जैसे कि अल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, रेजिन है, टैनिन है, वोलेटाइल ऑयल है, टर्पिनॉइड्स है, क्वारसेटिन, ये सब जो केमिकल्स बनते हैं, वो इंसान के अंदर गया तो अलग अलग केमिकल इंसान के अंदर अलग अलग इफेक्ट देते हैं, फार्माकोलॉजिकल अलग अलग एक्टिविटीज देते हैं, माने कि उसकी बॉडी के अंदर एक्शन अलग अलग होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि सपोज हम एग्जांपल लेके चरस का, चरस माने कि ये ओपियम, ओपियम। नहीं, ओपियम नहीं, कैनाबिस। ओपियम माने कैनबिस। हुआ, कैनाबिस। ओके। कैनाबिस जो है, कैनाबिस इंडिका और कैनाबिस सटाइवा, जिसके अंदर चरस का सिक्रेशन होता है, वो रेजिन होता है, ठीक है। वो अफगानिस्तान में उसका कल्टीवेशन करो आप, तो वहां उसके लीफ के ऊपर आपको सिक्रेशन मिलेगा, माने ये जो चरस है उसका सिक्रेशन आपको मिलेगा। वो क्या करते हैं कि फिर चमड़े के कपड़े पहन के वो खेतों में से निकलते, तो जो लीफ के ऊपर, पत्तों के ऊपर ये रेजिन जमा हुआ है, वो ये जो छतरी का वस्त्र पहना है उसके ऊपर आ जाएगा, फिर उसको वो लोग निकाल के एज ए चरस बेचते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एलएसडी भी होता है और ये टेट्राहाइड्रो कैनाबिडायोल वो भी है। टेट्राहाइड्रो कैनाबिडायोल तो अभी इंडिया में लीगल होने जा रहा है, माने कि उसकी जो भी मेडिसिन होगी वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। तो ये सब जो उसके एक्टिविटी वगैरह है, वो रेजिन की वजह से ही है। उसकी चाहे हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी बोलो या फिर ये थेरापेटिक प्रॉपर्टी बोलो, जो भी बोलो, वो उसके रेजिन की वजह से है। रेजिन क्या है? उसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। और वो क्यों उसके अंदर बना है? उसके प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई हाँ, इंसेक्ट और पेस्ट उसके सामने ना आए, उसको डैमेज ना करे, इसलिए वो रेजिन वहां उस प्लांट के पत्ते के ऊपर डेवलप होता है। लेकिन यही कैनाबिस सटाइवा अगर आप गुजरात में लेके आओगे या फिर मध्य प्रदेश में लेके आओगे या फिर साउथ इंडिया में कहीं पर भी जाके आप उसको कल्टीवेट करने की कोशिश करोगे, तो वहां पे मानो कि वो कल्टीवेट तो हो जाएगा, लेकिन वहां पर उसके अंदर चरस माने कि ये रेजिन नहीं निकलेगा, टेट्राहाइड्रोकैनाबिडाइल वाला ये रेजिन नहीं निकलेगा। उसकी जगह पे वहां पे डेवलप होता है फाइबर। उसके उसका जो स्टेम है, उसका पौधा जो है, उसके स्टेम के अंदर फाइबर डेवलप होते हैं, जिसको बोलते हैं हेम्प फाइबर। तो वो सिर्फ रस्सी बनाने के काम में आता है और कुछ काम में आता नहीं। इसीलिए ये जो चरस वगैरह है, वो अफगानिस्तान और ऊपर के एरिया के अंदर ही सबसे ज्यादा होता है। और इसीलिए ये सारा अमेरिका और ये वो कंट्रीज सारे ये अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने के लिए, ये चरस की वजह से ही इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं सालों से। तो अलग अलग सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है, वो बॉडी के अंदर अलग अलग इफेक्ट देती है, ठीक है। लेकिन ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, वो देश, समय, फिर सुबह दोपहर शाम, माने कोई सभी समय हो, माने हाइट के ऊपर ज्यादा है या हाइट दरिया, माने समुद्र से कितनी हाइट पे है, कितनी हाइट पे नहीं है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर है जो उसकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए अगर वनस्पति के अंदर अगर ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट अच्छे से प्रोडक्ट बन गए, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट खुद का डिफेंस खुद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुलसी ले लो आप, तो तुलसी क्या है कि तुलसी हम आंगन में जनरली उसको उगाते हैं। आंगन में क्यों? क्योंकि तुलसी के अंदर से अच्छे अच्छे केमिकल्स निकलते हैं, माने मोनोटर्पिन्स होते हैं, जो वोलेटाइल ऑयल भी कहते हैं जिसको। तो ये मोनोटर्पिन्स जो होते हैं, वो इंसेक्ट और पेस्ट को दूर रखते हैं। तो इंसेक्ट और पेस्ट घर में आने नहीं देता, इसलिए आंगन में तुलसी उगाने का पहले से ही बोला गया है। लेकिन अगर आप समझो कि ये कुछ ऐसा करें हम कि भाई उसको ज्यादा यूरिया दे, ज्यादा पोटाश दे, ज्यादा एनपीके दे, ये वो सब ज्यादा दे देंगे ना, तो वो जो उसकी मोनोट्रपिन्स बनाने की कैपेसिटी वो कम होती जाएगी, माने उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि उसको जो बनाना है वो बनाने नहीं दे रहे, और ऊपर से उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो। तो वो खुद क्यों बनाए? अगर बाहर से प्रोटेक्शन मिल रहा है तो वो तो बनाने वाली है ही नहीं। तो इसलिए फिर उसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट माने के वोलेटाइल ऑयल का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, अगर आप कल्टीवेट करके उसको अच्छे से खाद वगैरह डालते हो। तो यही प्रॉब्लम है कि हमें कल्टीवेशन के लिए ज्यादा केमिकल के ऊपर भरोसा अभी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो करना चाहिए नहीं। अच्छा, जैसे चलिए साहब, एक प्रॉब्लम है आपका, शायद वो जो स्क्रीन जो है कंप्यूटर वाला, जी जी, उसके ऊपर स्लाइड्स मूव नहीं हो रही है। स्लाइड्स मूव नहीं हो रही है। हाँ, नहीं, वो आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है उसके ऊपर। अच्छा, हाँ, तो आप अपना प्रेजेंटेशन
जो करेंगे उससे रिफ्रेश करके आप उसमें लाइए, इसमें जो शेयरिंग होगा नो, वो आप योर एंटायर स्क्रीन शेयर करिए। ठीक है, मैं वैसे कर लेता हूँ। हाँ, एंटायर आप पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन मोड में आ जाइए और एंटायर स्क्रीन शेयर कर लीजिए, फिर वो कर जाएगा। एंटायर स्क्रीन। वही जो स्लाइड अभी आप प्रेजेंट करे थे उसी से आप करिए। अभी दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ, परफेक्ट। हाँ, ठीक है, अभी मूव हुआ? हाँ, अभी हुआ, परफेक्ट, मूव हो रहा है ना? ठीक है, चलो। परफेक्ट। वेल, तो कहने का मतलब जब जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट वनस्पति के अंदर आता है तब तक वो खुद का प्रोटेक्शन खुद कर लेते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये चर्बी, लिपिड जो है, ये तीन प्राइमरी मेटाबोलाइट है। वो उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए, लेकिन खुद के प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए? तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट। वो कुछ भी हो सकता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टेनिन, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल, ये वो सब कुछ हो सकता है। ठीक है। तो जब तक उसको स्ट्रेस नहीं आएगा तब तक वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनने वाले नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर किसी भी पौधा, कोई भी पौधा हो, तो उसको डेवलप होना है तो उसके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो पानी चाहिए, दूसरी लाइट चाहिए, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये चार चीज ही काफी है। उसके अलावा अगर आप कुछ नहीं देते तो भी वो अपने आप से अच्छे से डेवलप हो सकता है। आप जैसे कि आप जानते हैं, हवा के अंदर पानी जो है वो नमी के रूप में होता है। कम से कम 50 से 70% तक वो रहता है। और तकरीबन 78% तो नाइट्रोजन होता है हवा के अंदर। तो फिर आप मुझे बताओ कि हवा के अंदर अगर 78% नाइट्रोजन है और हवा के अंदर कम से कम 50 से 70% नमी नमी है, माने कि पानी है, तो हमें एक्स्ट्रा इतना ज्यादा पानी और एक्स्ट्रा इतना ज्यादा नाइट्रोजन जो यूरिया के रूप में देने की कहाँ जरूरत है? प्रॉब्लम एक्चुअली वो नहीं है कि भाई हम यूरिया नहीं दे रहे। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो जमीन है वो बहुत हार्ड हो चुकी है। इसीलिए हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है वो वनस्पति के रूट तक, उसके मूल तक पहुंचता ही नहीं। अगर वनस्पति के रूट तक ये हवा जिसके अंदर 78% नाइट्रोजन और नमी है, वो अगर वहां पर पहुंचती है तो फिर वनस्पति का रूट ऑटोमेटिकली उसको वहां से कैचअप करके उसको जिसमें भी कन्वर्ट करना है उसमें वो कर देगा। और उस वक्त फिर हमें बाहर से किसी भी एक्स्ट्रा नाइट्रोजन की या फिर एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मिट्टी के अंदर तो केंचुए रहते हैं, अर्थवर्म बहुत सारे होते हैं जो मिट्टी के अंदर घूमते रहते हैं और मिट्टी को एकदम नरम रखने में मदद करते हैं। लेकिन ये केंचुए भी जैसे ही यूरिया के संपर्क में आते हैं 2 से 5 मिनट के अंदर वो खत्म हो जाते हैं। माने कि जमीन जो है वो हमारी हार्ड हो जाती है। तो नरम मिट्टी की जगह पे वो हार्ड हो गई तो उसके अंदर फिर हवा अच्छे से पास नहीं हो पाती। हवा अच्छे से पास नहीं हो रही तो नाइट्रोजन और जो नमी है वो पौधे के रूट तक पहुंचती नहीं है। और इसलिए फिर हमें बाहर से अतिरिक्त यूरिया और पानी देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। जैसे ही हमने यूरिया दिया तो हम जमीन फिर से हार्ड होने लगी। हार्ड हो गई तो समझो कि फिर से आपको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हवा में जो नाइट्रोजन और नमी है वो रूट तक जाएगा नहीं। तो वो तो एक साइकिल है जिसके अंदर फार्मर फंस जाता है और बाहर ही नहीं निकलता। तो इसीलिए जैसे जैसे ये सीजन चेंज होती है, जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे फिर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट माने कि यूरिया की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है, पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। और ओवरऑल खर्च जो होता है फार्मिंग का वो भी बढ़ता जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से जहां पर भी कोई भी वनस्पति को उगाया जाता है तो वहां पर ना तो यूरिया की जरूरत पड़ती है। ठीक है। यूरिया की तो जरूरत पड़ती ही नहीं है। पानी के अंदर ना तो कोई उर्वरक डालते हैं, माने ना तो कोई फर्टिलाइजर होता है और ना ही उसको कोई इतना अच्छा सा प्रोटेक्शन देते हैं। फिर भी वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, वो भी घर के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका रूट जो है, वो जो हाइड्रोपोनिक्स से बना हुआ कोई भी पौधा है उसका जो रूट है
वो कांस्टेंट पानी के टच में है, राइट। और वो पानी के अंदर हवा के बुलबुले कंटिन्यूअसली छोड़े जाते हैं। वो आपने देखा होगा, अगर हवा के बुलबुले वो पानी के अंदर, जो पानी रूट को टच कर रहा है, उस पानी में हवा के बुलबुले कंटिन्यूअस अगर आप लगाते हो, तो जैसे हमने देखा है कि मछली घर के अंदर मछलियों को जहां रखा जाता है वहां पर भी बुलबुले हवा के छोड़े जाते हैं, ताकि वो जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह जो है वो पानी में अच्छे से घुल जाए और वो रूट तक आसानी से पहुंच सके। तो इसलिए हाइड्रोपोनिक्स के अंदर हमें कभी भी नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है वही रूट में आराम से पहुंच जाता है। और दूसरा कि जैसे जंगली पौधे जो होते हैं, जो जंगल में होते हैं ना, उसको हम कभी भी बाहर से कोई फर्टिलाइजर वगैरह कुछ देते नहीं, ना तो फर्टिलाइजर है, ना तो कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कुछ नहीं देते हैं। फिर भी वो जो पौधे होते हैं ना, वो जंगली पौधों की ताकत अगर आप देखो ना, तो हमारे जो कल्टीवेटेड प्लांट है, कल्टीवेटेड पौधे हैं, उससे तो कहीं ज्यादा ताकतवर रहते हैं। माने कि वो सेल्फ डिफेंस करते हैं। सेल्फ डिफेंस क्यों करते हैं? क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर मैंने सेल्फ डिफेंस नहीं किया तो मुझे बाहर से कुछ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह मेरे ऊपर कुछ आने वाला नहीं है, तो जो मुझे ये इंसेक्ट या पेस्ट से मुझे बचाए। इसीलिए वो खुद खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट जनरेट करते हैं, और वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है इंसेक्ट और पेस्ट को खुद से दूर रखते हैं। और इसीलिए ये बोल सकते हैं कि जो जंगली वनस्पति है, जो जंगल में अपने आप होती है, उसकी इम्यूनिटी, उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता, वो हमारी जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है उससे कहीं ज्यादा होती है। तो अगर आप मिट्टी देखो तो यहाँ पे अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप ध्यान दो कि हमें क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो अभी एक्चुअल मैटर आएगी। कि भाई मिट्टी की अगर आप संरचना देखो, तो मिट्टी किससे बनी होती है? मिट्टी हमेशा बनी होती है सिलिकॉन से। लेकिन सिलिकॉन एज ए मेटल नहीं रहती मिट्टी के अंदर। सिलिकॉन जो होता है वो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, SiOH फंक्शनल ग्रुप, ये जो है SiOH फंक्शनल ग्रुप के रूप में वो रहती होती है जनरली। और पानी जो है, चाहे नमी के अंदर हो, चाहे डायरेक्ट पानी दो, तो वो तो H2O ही होता है। H2O माने एक और दो, H2 और सिंगल ऑक्सीजन H2O, राइट। इसमें जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ जहां, जैसे यहाँ पे OH के साथ टच हो गया है, वैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ पे OH के साथ टच हो जाएगा। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया, ये OH और H के बीच में यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया, तो हवा में जो नमी है वो जमीन के अंदर अपने आप से लंबे समय तक कायम रहेगी। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि ये जो हाइड्रोजन है उसको, ये ये जो हाइड्रोजन है पानी का, उसको इसके साथ इंटरेक्शन करवानी है, माने कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने वैसा कुछ करना चाहिए। लेकिन जब जब भी जब भी हम कोई भी इसके अंदर केमिकल डालते हैं, माने कि यूरिया डाला या पोटेशियम डाला या फास्फोरस डाला या फिर एमोनियम डाला, कुछ भी डालते हैं ना, तो ये जो हाइड्रोजन है ना, वो या तो कैल्शियम, पोटेशियम या और कोई न्यूट्रिएंट से रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, तो वो फिर इस हाइड्रोजन के साथ, पानी का जो हाइड्रोजन है उसके साथ, उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता है वो चली जाती है। इसलिए ज्यादा यूरिया डाला तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन ज्यादा इंटरेक्शन कर लेगा, तो फिर जमीन जो है वो पानी को अपने अंदर नहीं रख पाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो। इसीलिए क्या होगा कि मिट्टी जो है वो हार्ड हो जाती है। मिट्टी की जो नमी को रखने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसीलिए अगर हम ये OH फंक्शनल ग्रुप को वापस जिंदा करते हैं, रीएक्टिवेट करते हैं, तो समझो कि जमीन की जो ये ताकत है, जमीन की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो वापस आ जाएगी, और हमें बहुत ही कम पानी और बहुत ही कम उर्वरक देने की जरूरत पड़ेगी। तो यही प्रयास करना चाहिए कि ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है वो वापस एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, यहाँ तक तो सब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है Okay. ना?
क्योंकि जमीन जो है वो तो SiOH फंक्शनल ग्रुप की बनी हुई है, ठीक है। और SiOH फंक्शनल ग्रुप जो है, जमीन जो है वो रूट सिस्टम जो है वनस्पति का, उसके साथ उसके पास ही हुई होती है। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टच हो गया ये वो पानी का, तो अपने आप वो हवा में जो नमी है उसमें से उसको पानी मिलता रहेगा और वो खुद जिंदा रहेगी और खुद अपना बचाव खुद करने लगेगी। तो कहने का मतलब, जब हम रासायनिक उर्वरक को मिट्टी में डालते हैं तो ये रसायन में जो भी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एमोनियम वगैरह जो भी ये पॉजिटिव आयन है ना, वो ये SiOH फंक्शनल ग्रुप के OH के साथ अटैच हो जाते हैं और बाद में ये जो पानी का हाइड्रोजन बॉन्ड उसके साथ फिर बनता नहीं है और मिट्टी नमी पकड़ कर रखती नहीं है। मिट्टी नमी पकड़ कर रखती नहीं है, इसलिए फिर हमें ज्यादा पानी बाहर से देना पड़ता है और ज्यादा फर्टिलाइजर भी बाहर से देना पड़ता है। तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ कि भाई हम तो दे के खुद अपनी फार्मिंग जो है महंगी कर रहे हैं, अपना ही टाइम बिगाड़ रहे हैं, अपना ही पैसा बिगाड़ रहे हैं। तो ये तो एक चक्कर है, ये तो एलोपैथिक का जैसे चक्कर होता है वैसे ही एक चक्कर है जिसमें आदमी घुस गया तो फिर बाहर नहीं निकल पाता। आपको तो पता है कि अगर किसी को आर्थराइटिस वगैरह है, जॉइंट पेन वगैरह है, तो डॉक्टर क्या देंगे भाई? पैरासीटामोल, ठीक है। दर्द की दवाई दी, पैरासीटामोल या डाइक्लोफेनाक सोडियम या फिर कॉक्स 2 इनहिबिटर या फिर ट्रामाडोल वगैरह कुछ भी दे दिया, तो वो क्या करेगी? स्टमक में अल्सर करेगी, तो उसके लिए फिर राबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेनिटेरिन, फेमोटेरिन कुछ भी दे देंगे। ओमेप्राजोल वगैरह कुछ दिया तो फिर साथ में क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हुआ। टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हुआ तो फिर उसके लिए फिर सिल्डेनाफिल साइट्रेट, वाइग्रा वगैरह चाहिए, वो दिया। तो फिर हार्ट का प्रॉब्लम आया, हार्ट का प्रॉब्लम आया तो फिर अटोरास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन वो सब दिया, वो सब दिया तो फिर लीवर डैमेज हुआ, लीवर डैमेज हुआ तो फिर लीवर प्रोटेक्टिव देना पड़ा। तो ये एक चक्कर में जैसे आदमी घुस जाता है ना, वैसे ही पौधे भी घुस जाते हैं कि जिससे बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये जमीन जो है वो फिर बिल्कुल भी नर्म रहती नहीं, ऊपर से हार्ड हो जाती है, इसीलिए पानी अंदर तक जाता नहीं, वनस्पति के रूट तक इजीली जाता नहीं। तो हमें बाहर से ज्यादा पानी देना पड़ता है। ज्यादा पानी दो तो उसमें फंगस हो जाता है, फंगस हो गई तो फिर हमें एंटी फंगल मेडिसिन भी डालनी पड़ती है। तो ये एक चक्कर में आदमी, इंसान, जो फार्मर है वो घुस जाता है। और कंपनियां भी यही चाहती है कि ज्यादातर किसान जो है ये चक्कर में घुसे ही रहे, खुद की अकल ना लगाए और इसमें से बाहर ही ना निकले। आयुर्वेद क्या कहता है कि अगर 1 वर्ग मीटर भूमि है तो उसके अंदर उतना न्यूट्रिशन रहता है कि किसी भी पौधे को 1 लाख साल तक वो न्यूट्रिशन दे सके। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब मिट्टी जो है वो बिल्कुल नर्म हो, बिल्कुल भी पोरस हो, जो केंचुए वगैरह के प्रेजेंस के वजह से वो बिल्कुल, जिसमें से एयर पास हो रही हो वैसी हो, तो ही ये पॉसिबल है, वरना नहीं है। तो वरना क्या होगा कि मिट्टी कठिन होने की वजह से जमीन के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है लेकिन वो जड़ तक पहुंच ही नहीं सकते, और इसीलिए फिर बाहर से हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या उर्वरक वगैरह की देने की जरूरत पड़ती है। तो सभी वनस्पति का अपना अपना सुरक्षा का तरीका होता है, जिसमें से ये जैसे मैंने बताया था कि तुलसी जो है तो वो उसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल होता है, वो इंसेक्ट पेस्ट को दूर रखती है। अगर वो नहीं हो रही है, माने कि अच्छे से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जमीन के अंदर पड़े हैं वो रूट तक नहीं पहुंचते हैं, तो फिर ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कम बनेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अगर कम बने तो क्या करेगी? तो क्या होगा कि उसका खुद का डिफेंस वो कर नहीं पाएगी। तो फिर हम उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड आएगा तो इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट और पेस्ट आएगा तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालेंगे। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाला तो फिर जो हार्मफुल इंसेक्ट या पेस्ट है, माने कि जो पौधे को खत्म कर रहे हैं, उसके साथ पौधे के जो फ्रेंड है, माने कि भौरा है, हनी बी है, वो तो पौधे के फ्रेंड है। तो वो लेडी बीटल है, तो लेडी बीटल भी पौधे का फ्रेंड है, तो ये सब इंसेक्ट भी खत्म हो जाते हो, अच्छे से पोलिनेशन होता नहीं। पोलिनेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फ्रूट सेटिंग नहीं हुआ, फ्रूट सेटिंग नहीं हुआ तो उपज कम आई, अल्टीमेटली नुकसान आया। तो इसका सही तरीका क्या होना चाहिए? तो सही तरीका ये होना चाहिए कि भाई जो भी उसको खुद के
प्रोटेक्शन के लिए चाहिए वो खुद बना ले, हम उसको बाहर से प्रोटेक्शन नहीं दें। तो जो भी जमीन के अंदर आवश्यक ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो जड़ तक पहुंचे, ऐसी हमें कुछ करनी चाहिए। तो अगर उसका न्यूट्रिशन अच्छा होगा, माने कि वनस्पति का खुद का ये अच्छा रहेगा, अगर रोग प्रतिकारक शक्ति उसकी अच्छी रहेगी, तो हमें फिर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर इंसेक्ट और पेस्ट नहीं आएंगे। अगर नहीं आते तो हमें वैसे डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो खुद अपना बचाव कर लेगा, जो भी वनस्पति पौधा है वो। तो हम भी यही चाहेंगे कि भाई वनस्पति पौधा सब अपना बचाव खुद करे, हमें उसके ऊपर ज्यादा केमिकल डालने की या नहीं डालने की जरूरत पड़े। तो इसलिए फिर हमें इसके ऊपर ही ध्यान देना है कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि अ, पूरे इंडिया में आपने देखा होगा कि जहां पर भी ऐसी जगह है, मानो कि पंजाब और गुजरात, जहां पर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का और वीडिसाइड का तीनों का यूज ज्यादा होता है, तो वो एरिया के अंदर कैंसर, फिर सोराइसिस जैसे स्किन की बीमारी, लाइकन प्लाइनस, वो भी स्किन की बीमारी है, वैसे सारी बहुत सारी बीमारियां होती है जो इम्यूनिटी की वीक होने की वजह से रहती हैं। तो जहां जहां पूरे इंडिया में जहां जहां पर भी ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ज्यादा होता है, पंजाब और गुजरात में सबसे ज्यादा, पहले 2 नंबर पे यही है। तो यहाँ पे ही सबसे ज्यादा कैंसर के आपको केसेस मिलेंगे। माने कि जो लोग कोई भी नशा नहीं कर रहे हैं, ना तो दारू पी रहे हैं, ना तो तंबाकू खा रहे हैं, वैसे लोगों को भी ये कैंसर जैसे भयानक बीमारी होती है, तो कहाँ से होती है, उसको क्यों होती है? क्योंकि वो खुद अगर मानो कि फार्मर है तो उसके 10 एकड़ में मानो कि वो खेती कर रहा है, तो 1 एकड़ वो ऐसा रखेगा केमिकल फ्री वो खुद के लिए, और 9 एकड़ ऐसे रहेंगे कि जो बेचने के लिए है। तो ऐसा बहुत होता है, यहाँ गुजरात में तो होता है। तो वो खुद के लिए मानो कि गेहूं की फसल जो है वो केमिकल फ्री रख रहा है, लेकिन उसको बाहर का हर रोज तो पॉसिबल नहीं है ना। हर रोज तो उसको सब्जी भी चाहिए, तो सब्जी तो वो खुद के खेत में उगा नहीं पाएगा, तो सब्जी बाहर से आएगी। तो बाहर से जो आएगी वो तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाली ही आएगी। अब वॉश चाहे कितना भी करो, लेकिन वो तो ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड है, तो वो तो पानी से वॉश होने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो फिर इसीलिए ये जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड और वीडिसाइड जो है, उसकी वजह से फिर ये सारी की सारी बीमारियां बॉडी के अंदर आती हैं। तो अभी इन सब का समाधान क्या है, इसका कुछ हो सकता है क्या, या इसका कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उसका एक समाधान हमारे पास है। तो हमने एक वृक्ष शक्ति नाम का एक हर्बल पाउडर मिक्सचर बनाया है। और ये जो हर्बल पाउडर मिक्सचर है वो मोरिंगा, माने कि अपना सिगरू या सहजन जो है उसके पत्ते के एक्सट्रैक्ट, और दूसरा जो शिलाजीत होता है, शिलाजीत इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसके अंदर जैसे ही बाहर ह्यूमिक एसिड होता है ना, वैसे ही उसके अंदर फुलविक एसिड रहता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो देखो तो उसके अंदर बहुत माने बहुत सारे रहते हैं। तो इन दोनों का उपयोग करके बनाया हुआ ये वृक्ष शक्ति पाउडर है। आप जानते हैं कि भाई ये सर्जन जो है वो या तो फिर शिलाजीत, दोनों में से कोई बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, आप चाहे कितना भी मर्जी खाओ। इसीलिए ये जो वृक्ष शक्ति पाउडर है वो कोई कितना भी खाए उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये एक्चुअली एक न्यूट्रिशन पाउडर है वनस्पति के लिए। इसके अंदर कोई केमिकल वगैरह है नहीं, और ये जो कम से कम 5 साल का हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर से हमने ये बनाया हुआ है। 100% आयुर्वेदिक है। इसके अंदर इवन प्रिजर्वेटिव भी हम नहीं डालते हैं। प्रिजर्वेटिव हो तो भी हो सकता है कि भाई 1 एकड़ का डोज हम खा ले तो हमारे अंदर वो प्रिजर्वेटिव की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमने तो इसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव भी नहीं डाला। दुनिया के कोई भी लैब में टेस्टिंग करवा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और ये जो है एक्चुअली करता क्या है, ये वनस्पति की इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करता है। तो उसको न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, समझो, उसको ना तो नाइट्रोजन, ना तो फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब नहीं दे रहा है, लेकिन वो उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है। और इसीलिए जो इम्यूनिटी बढ़ने की प्रोसेस है वो इफेक्ट कब दिखेगी,
तो वो इफेक्ट जो है वो आज मैंने उसके ऊपर स्प्रे किया तो आज का तो नहीं दिखेगी, आज की तो इम्यूनिटी नहीं बढ़ जाएगी। वनस्पति अगर मोनोकोट है प्लांट, माने जिसके मोनोकोट माने कि ये गेहूं, बाजरा, मकाई, फिर चावल, ये सब जो दो भाग में उसको डिवाइड नहीं कर सकते, जो सीड को हम टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं मोनोकोट। ठीक है, एक दड़िया माने कि मोनोकोट। उन सब में बहुत फास्ट रिजल्ट दिखता है क्योंकि वो फास्ट ग्रोइंग प्लांट रहते हैं। इसलिए जो भी घास फूस है माने कि लंबे पान वाले जितने भी पेड़ है, उसके अंदर इसका इफेक्ट 5 से 6 दिन में दिखने को मिल जाता है। लेकिन अगर डाइकोट प्लांट हो माने कि मूंगफली, तो उसको आप तोड़ो तो दो पार्ट में आसानी से डिवाइड हो जाती है, तो उसको डाइकोट बोलते हैं। ठीक है, तो जिस जिस वनस्पति के अंदर फ्रूट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, उसके सीड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, चना, चना जो है डाइकोट, ये फिर कपास जो है वो भी डाइकोट है। ठीक है, तो ये सब के अंदर 10 से 12 दिन अपना प्रभाव दिखने में लगता है, क्योंकि डाइकोट प्लांट जो होते हैं वो कंपैरेटिवली स्लो ग्रो करते हैं इसीलिए। और जैसा कि मैंने बताया, इसको बनाने के लिए कोई भी केमिकल का इस्तेमाल किया गया नहीं है, इसलिए ना तो वनस्पति के ऊपर, ना तो इंसान के ऊपर, ना तो किसी जानवर के ऊपर कोई या ना कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा। इसको इसका घोल बनाने की एक स्पेसिफिक रीत है, स्पेसिफिक तरीके से हम इसको बनाते हैं कि भाई इसको क्या करना है कि एक प्लास्टिक की 15-20 लीटर की जो भी अवेलेबल हो वो वैसे बाल्टी ले लेनी है। वो बाल्टी के अंदर 12 मग्गा, चाहे 500 ml का हो, चाहे 1 लीटर का हो, चाहे 750 ml का हो, 12 मग्गा क्लीन वाटर माने शुद्ध पानी, जिसके अंदर कोई केमिकल वगैरह नहीं है और जो हम पीने के लिए भी यूज करें वैसा शुद्ध पानी एक बाल्टी के अंदर 12 मग्गे डालने हैं। 12 मग्गे पानी डाल के उसके अंदर 100 ग्राम ये वृक्ष शक्ति पाउडर डाल के उसको एक ही डायरेक्शन में लकड़े से आधा घंटा हिलाना है। आधा घंटा कम से कम हिलाएंगे तो घोल अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये मोरिंगा की वजह से थोड़ा ग्रीन कलर का वो घोल होगा। अभी हमने 12 मग्गे पानी लिया था बाल्टी के अंदर, तो ये जो टोटल डाइल्यूशन है वो 12 पंप के लिए माने 15 लीटर वाले 12 पंप का माल तैयार हो गया। अभी इसमें से एक मग्गा लेके वो जो 15 लीटर का पंप है उसके अंदर डाल के बाकी का पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके पौधे के ऊपर से नीचे तक अच्छे से भीग जाए, छिड़काव करना है, छिड़कना है। और इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये सभी फसल के लिए और हर उम्र के पौधों के लिए उपयोगी है। किसी भी पौधे के अंदर माने अगर 2 दिन का है या 5 दिन का है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो, चाहे 5 साल का 10 साल का हो तो भी इसके ऊपर ये अपना प्रभाव दिखाएगा। ये पौधों के अंदर जो भी फल आते हैं उसकी मात्रा एवं उसकी जो क्वालिटी है वो दोनों को इम्प्रूव करने में मदद करता है। ये डाल दिया तो समझो कि ये एक्चुअली, मैं तो ये सब जो यूरिया, डीएपी, कैल्शियम, जिप्सम, ये वो जो है केमिकल्स, मैं तो उसको रिकमेंड कभी भी नहीं करता। और इसलिए यहाँ पे क्योंकि वो डालते हैं तो जमीन हार्ड हो जाती है, तो इसलिए मैं कभी उसको रिकमेंड नहीं करता। इसलिए यहाँ पे हम नहीं डालेंगे और सिर्फ ये डालेंगे तो जो SiO फंक्शनल ग्रुप के साथ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये वो जो भी चिपका हुआ है उसको निकालने में मदद मिलती है। तो फिर वहां पे OH फंक्शनल ग्रुप फ्री हो जाता है, तो फिर नमी वहां पे आसानी से चिपकती रहती है। तो क्या होगा कि भाई पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो जाएगी और जितना फर्टिलाइजर, उर्वरक जो है वो भी बहुत कम उसको चाहिए, क्योंकि वनस्पति का खुद का इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो गया है। इसलिए फिर उसको ठंड, सूखा या भारी बारिश के बुरे प्रभाव का असर उसके ऊपर नहीं होगा, होगा तो बहुत कम होगा। आसपास के खेतों में जो आया है उससे तो इसमें बहुत ही कम होगा। और ये डाल दिया तो और कोई प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जैसे कि ह्यूमिक एसिड है या जिब्रेलिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड, ये वो कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। ये अपना काम खुद करेगी, वनस्पति का इम्यूनिटी बढ़ाएगी और उसकी वजह से फिर उसकी जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया कि मिट्टी के अंदर जो SiOH फंक्शनल ग्रुप, जिसको सिलानोल फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, उसको फ्री करने में मदद करेगी। तो ये फ्री हो गया तो समझो कि जो जमीन है वो भी थोड़ी बहुत पोरस हो जाएगी, माने हवा उसके अंदर आसानी से जा पाएगी। और इसलिए फिर
उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी, जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ने में मदद मिलती है। तो जैसे जैसे पौधे की अपनी खुद की रोग प्रतिकारक इम्यूनिटी बढ़ती है, वैसे वैसे वो फंगस के खिलाफ भी अपना बचाव खुद कर लेगी, इसीलिए फिर फंगस नहीं लगती उसके अंदर, और एंटी फंगल एजेंट भी नहीं चाहिए एक्चुअली। अगर पानी बहुत ज्यादा हम देते तो ही फंगस आती है, फंगस को हम इनविटेशन देंगे तो ही फंगस आएगी, वरना फंगस नहीं आएगी। तो पानी की रिक्वायरमेंट कम हो गई तो फंगस के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अगर फसल की वृद्धि किसी भी कारण से रुकी हुई है तो वो वृद्धि को फिर से शुरू करने में मदद करता है। और 1 एकड़ के अंदर केवल 100 ग्राम के आसपास ये पाउडर चाहिए। उतने पाउडर में कम से कम 200 लीटर ये वॉल्यूम बन जाएगा। 200 लीटर वॉल्यूम जो है पानी का ये टोटल, तो ये 200 लीटर 1 एकड़ में आराम से आप छिड़काव कर सकते हैं। और हर्बल 100% सेफ है, तो इसलिए अर्थवर्म जो है वो मरते नहीं। चाहे अर्थवर्म को इसके अंदर डाल दो तो भी जिंदा रहेंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माने 100% ऑर्गेनिक और 100% आयुर्वेदिक है, 0% इसके अंदर केमिकल है। इसलिए जो भी इसके अंदर प्रोडक्शन आएगा वो 100% केमिकल फ्री आएगा। हाँ, लेकिन अगर पहले से ही जमीन के अंदर ज्यादा केमिकल है तो वो केमिकल शायद वो जो भी एंड प्रोडक्ट है, जो भी फ्रूट वगैरह है उसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, तो ये प्रोडक्ट की वजह से बिल्कुल नहीं आएंगे। और इसका जो रेट है वो भी ऐसा रखा है कि मानो कि जनरली आपको पता होगा कि 1 एकड़ के अंदर कोई भी आप फसल लगाओ तो 1 महीने के अंदर आप लोग आपको कम से कम 2000 से 2500 रुपये के बीच में खर्च आता होगा, चाहे कोई भी आप रख लो। तो वो जो 2000-2500 के बीच में जो खर्च आता है, जिसके अंदर पानी का खर्च, ये फिर पानी का, उर्वरक का, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उसके साथ ये अपना गिनो मजूरी वगैरह जो भी है, तो वो सब गिनो तो 2000 से 2500 रुपया पर एकड़ आता ही है। तो उन वो जो खर्च 2000-2500 आता है उसकी जगह पे 1000 से 1500 के बीच में ये खर्च आ जाएगा, क्योंकि आपको और कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माने कि कम लागत में आपको उत्तम परिणाम मिलेगा। और जैसे कि मैंने बताया स्प्रे करने का तरीका तरीका कि 100 ग्राम पाउडर को एक बाल्टी में डाल के उसमें तकरीबन 12 प्लास्टिक मग पानी डालें, फिर उसमें ये अच्छे से 30 मिनट तक डंडे से हिलाए, फिर मिश्रण को एक प्लास्टिक मग भर के 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में डाल के, बाकी पंप भरने के लिए जरूर पानी डालकर अच्छी तरह से हिला के फसल को पूरी तरह भीग जाए, इस तरह से ऊपर से नीचे तक इस मिश्रण को छिड़कना है। वृक्ष शक्ति पाउडर जो है वो किसी भी उम्र के पौधे पर, किसी भी कोई भी टाइप का पौधा हो, दिन के किसी भी टाइम पे, माने सुबह दोपहर शाम कभी भी आप उसको स्प्रे कर सकते हो। किसी भी मौसम में, माने ठंडी गर्मी या बारिश के मौसम हो उसमें भी कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के लिए तकरीबन 15 से 20 दिन का समय रखना जरूरी है। जरूरी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 20 दिन से या 15 दिन से पहले दे दिया तो उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है, इसलिए 15 से 20 दिन का टाइम रखने के लिए बोलते हैं। तो मैं अभी आपको ये वृक्ष शक्ति पाउडर जो डाला है ना, उसके रिजल्ट जो है वो 10 से 12 दिन में कैसे दिखते हैं वो थोड़े से आपको दिखाता हूँ। ये तल है, यहाँ पे डाला हुआ है और यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। तो ये जो एरिया है वो यहाँ पे झूम करके लिया हुआ है, यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे नहीं, तो आप देख सकते हैं। फिर ये कॉटन प्लांट है, कॉटन से फिर ये टोमेटो है, ये जिस दिन डाला उस दिन का फोटो है और इसके 10 दिन के बाद का फोटो है। ये टोमेटो 10 दिन पहले का और ये 10 दिन बाद का। ये ग्राउंड नट है, जहाँ पे डाला था वो, और जहाँ पे नहीं डाला था वो। ये जीरा अपना क्यूमिन सीड है, यहाँ पे जो नहीं डाला था, जिसमें आसपास के खेत जहाँ पे नहीं डाला था वो है, और ये वो खेत है जिसके अंदर डाला हुआ था। जीरा के अंदर तो आप जैसे जानते हैं कि जीरा जो है वो तो एक जुगार है, जुआ है, कि अगर फसल आई तो आई, वरना अगर उसके अंदर ब्लैक फंगस का प्रॉब्लम आ गया तो 1 या 2 दिन में तो सब कुछ खत्म कर देते हैं। लेकिन ये वृक्ष शक्ति डाल दिया तो ये ब्लैक फंगस का प्रॉब्लम नहीं ही आता, वो हमारा पिछले 4-5 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो ये भी क्यूमिन वाला ही है, यहाँ पे नहीं डाला हुआ है और यहाँ पे डाला हुआ है।
सो अभी मैं अपना ये खत्म कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे वीडियो भी है अपने पास, जो पहले का और बाद का, कि पहले जो डाला था तब क्या परिस्थिति थी और 10 दिन के बाद वहां पे क्या परिस्थिति है, वो सब वीडियो भी अपने पास बहुत सारे हैं। लेकिन वो अभी मैं शायद शेयर नहीं कर पाऊंगा नेटवर्क की कनेक्टिविटी की वजह से। लेकिन अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे पर्सनल में बोल सकते हैं। अगर पर्सनल में बोलेंगे तो मैं आपको वो वीडियो भी आपको भिजवा सकता हूँ। थैंक यू सर। एक सवाल है जो हमारे जो सोनीपत एरिया से आया हुआ है। जी जी ये सोनीपत में उनका एक्चुअली फार्म है और जी अपने काफी नॉन सज्जन है। जी सोनीपत एरिया में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहां पर जो जमीन का ऊपरी लेयर है ना, जी वो सैंड माइनिंग, यानी क्योंकि परिवार के लोग जो उनके पूर्वज थे, यानी उनके पिताजी या उनके टाइम से ही एक्चुअली जमीन की माइनिंग होती थी। तो ओके ऊपर का काफी सारा जमीन का लेयर जो होता है, जो प्रोडक्टिव होता है, वो अभी गायब है। अभी क्या है कि वो खुद अभी पढ़े लिखे हैं, सज्जन हैं, तो वो उनको एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोत्साहन मिला था हमसे बात करके, और ओके वो एक्चुअली काफी ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए। लेकिन उनको दिक्कतें जो ये है, बिकॉज ऑफ द लैंड माइन जो है, नहीं जो सैंड माइन हो गया है, उसका एक्चुअली जो जमीन की उपज है वो काफी कम आती रहती है ना। ओके तो इस केस के अंदर वृक्ष शक्ति कुछ मदद कर सकता है, ये सवाल पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसमें क्या करने पड़ेगा कि हमें सबसे पहले तो उसको पहले वो कल्टीवेटर डाल के जमीन को 2 फुट या 3 फुट जितनी खोदनी पड़ेगी। वो हम्म खोदने के बाद उसके ऊपर हल्का सा जो सादा पानी जिसके अंदर कोई हम्म दवाई नहीं है, वो सिंपल वाटर आप डाल दो, ताकि जो जमीन है वो मॉइस्ट हो जाए। हमें सिर्फ मॉइस्ट करनी है उसको, अच्छे से माने कि पानी पानी नहीं करना है, सिर्फ मॉइस्ट हो हम्म जाए उतनी। फिर उतनी करके फिर से एक बार वो कर लो, ताकि ऊपर वाला जो मॉइस्ट पोर्शन है वो नीचे आ जाए, ठीक है। और हम्म। उसके बाद ये जो अपना रूट शक्ति है ना, उसके वो आप उसके बाद उसके ऊपर स्प्रे कर लो सिर्फ। तो धीरे धीरे ओके क्या होगा कि वो जो वो जितने भी मिट्टी है ना, वहां पे धीरे धीरे जो सिलानॉल फंक्शनल ग्रुप है ना, वो धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपने आप ओके 4-5 बार जैसे ही होगा ना, वैसे उसकी जो फर्टिलिटी है लैंड की, वो धीरे धीरे आती जाएगी। हाँ, लेकिन और कोई केमिकल नहीं डालना है आपको। समझो कि 1 या 2 सीजन के लिए शायद प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन तीसरे सीजन से जो लोग बोलते हैं ना कि भाई इसके 3 साल लगेंगे, तो वो 3 साल नहीं लगेंगे। 3 महीने या 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 9 महीने में, माने कि 3 सीजन में वो जमीन जो है ना वो बिल्कुल फर्टाइल भी हो जाएगी और पेस्टिसाइड फ्री भी हो जाएगी अपने आप। आपको अगर ट्राई करना हो ना, तो एक काम ये कर सकते हैं कि आप 10 मीटर बाय 10 मीटर का 2 प्लॉट बना लो, एक ही हम्म एक ही जगह पे। माने हम्म एक तरफ जो है वो 10 बाय 10 मीटर का और दूसरी तरफ 10 बाय 10 मीटर का। अभी ये दो ओके प्लॉट है ना, उसमें से एक प्लॉट के अंदर ये अपना जो रुक शक्ति वाला है ना, वो सॉल्यूशन सिर्फ उसके ऊपर स्प्रे करे। और हम्म दूसरा जो है ना, उसके ऊपर सिर्फ अपना रेगुलर जो पानी है बिना दवाई वाला, सिर्फ वो हम्म स्प्रे करे। और ओके उसके बाद आप 10 दिन के बाद उसको उसको ये पावडा या कुआड़ी वगैरह कुछ वहां पे मार के वहां पे चेक करो, तो जहां पे वृक्ष शक्ति डला हुआ होगा ना, वहां पे आपको पानी की नमी अभी भी मिलेगी। हम्म जहां पे पानी सिर्फ पानी डाला था ना, वहां पे आपको दिखेगा कि 100% वो ड्राई हो गया है। तो इस तरह ओके से हाँ, तो इस तरह से पता चलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट इफेक्टिव है या नहीं है, बिना हम्म। इसको खेत में छिड़काव किए। ओके, तो नो डॉक्टर साहब, ये इसका जो है नॉर्थ के काफी सारे जो अपने एरिया में, जैसे हरियाणा के ज्यादातर एरिया में सैंड माइनिंग का प्रॉब्लम रहा हुआ है, और अभी जी एग्रीकल्चर का प्रभाव इतना है कि काफी सारे वाइट कॉलर प्रोफेशनल एग्रीकल्चर में अपनी पुश्तैनी जमीन को फिर से एग्रीकल्चर में लाना चाहते हैं, राइट। लेकिन जी उनको ये दिक्कतें आई होगी कि भाई उनका जमीन जो है वो फर्टिलिटी की काफी सारी समस्याओं से जूझ रहा होगा। तो अपने ये जो सॉल्यूशन जी आपने कहा, उनको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं, वही करना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने बताया 9 महीने की आप गिनती रखो, 3 साल नहीं, 9 महीने में, लेकिन वो आपको ठीक करके देगा 100%, वो गारंटेड है। ओके ओके, ठीक है। जी चलो, अच्छा, इसमें अच्छी जतिन कुमावत को क्वेश्चन लगता है। जतिन, आपने हैंड रेस किया है, आपको सवाल है?
जतिन का हैंड रेज है। जतिन भाई, बलवंत भाई, अच्छा, जतिन भाई, बलवंत भाई, योगेश भाई और हेल्थ इंडिया। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार योगेश जी। डॉक्टर साहब थैंक यू, बहुत अच्छा, आपने एक बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले थैंक यू, थैंक यू। आपने जो अपना प्रोडक्ट बताया है, जो मोरिंगा पाउडर वाला, इसका वृक्ष शक्ति जो बताया है, जी इसको जब हम घोल के तैयार करेंगे और स्प्रे पंप में चलाएंगे, जी। तो ऐसा तो नहीं कि इसके इसके ग्रेनुअल्स या जो है वो पंप में जाके कहीं फंसते हैं, उसके पंप का नहीं नोजल नहीं ब्लॉक करेंगे? नहीं 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 नहीं, 99% वाटर सोल्यूबल है, 99%। अच्छा, जी 99% वाटर सोल्यूबल, कोई टेंशन नहीं। उसमें नोजल में कोई ब्लॉकेज कुछ नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो उसको जंग लगाएगा, ना तो उसको ब्लॉक करेगा, कुछ नहीं करेगा। और अगर आपने पीने के पानी के अंदर ये डाइल्यूशन बनाए तो वो आप पी भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इतना सेफ है? हाँ हाँ, 100% सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हमारे हमारे फार्म पे एक पर्टिकुलर लैंड ऐसी है जो पूरा सैंडी है, मतलब रेतीली मिट्टी है एक पार्ट में, जी और जी, उसकी फर्टिलिटी बहुत पुअर है। बराबर। उसमें हम कुछ भी लगाते हैं तो बहुत अच्छी उसकी आउटपुट नहीं आती, क्योंकि केमिकल हम डाल नहीं सकते, हम लोग डालते नहीं है। जी अच्छा है, बहुत बढ़िया, जीरो केमिकल पे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो बट उसके अंदर आउटपुट कभी नहीं मिलती हमको। ओके। उसके अंदर हमने फार्म यार्ड मैन्योर भी डाला है। जी अब या तो किसी ने हमको सजेस्ट किया कि आप इसके अंदर बोला एक्सेस क्वांटिटी में फार्म यार्ड मैन्योर डालिए, तब उसकी शायद फर्टिलिटी आए, तो क्या आप क्या सजेस्ट करते हैं साहब? देखो, अगर आपने फार्म यार्ड मैन्योर, हेलो? वो वनस्पति उसका यूज नहीं कर सकते, आप समझो। वो वनस्पति यूज नहीं, वनस्पति क्या यूज करेगी? वनस्पति यूज करेगी उसको डिकम्पोज करके, जो भी छोटे छोटे टुकड़े में कार्बन है, तो वो सब वनस्पति यूज करने वाली है, ठीक है। तो वो कब बनेगा, वो डिकम्पोज कब होगा? जब आप ये जो भी फार्म यार्ड मैन्योर आपने डाला है, उसके अंदर अगर आप एनपीके बैक्टीरिया डालते हो तो ही वो काम का है, समझो। वरना तो फार्म यार्ड मैन्योर जो है वो तो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर ही है सिर्फ। तो ये सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर वनस्पति के लिए, माने एक पौधे के जड़ के लिए, तो वो यूजलेस है। तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसके अंदर एनपीके बैक्टीरिया डालना चाहिए, तो ही वो, कंसोर्टिया? हाँ, कंसोर्टिया? एनपीके बैक्टीरिया, वो एनपीके बैक्टीरिया जो आते हैं ना, एमडी कंसोर्टिया आते हैं ना, जो जैविक के लिए, ऑर्गेनिक जी के लिए वही हाँ, आता है। जी जी वही। वो अगर आप डालोगे और साथ में थोड़ा सा गुड़ का पानी, क्योंकि वो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहेंगे, जिंदा रहने के लिए उसको प्राइमरी मेटाबोलाइट चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो उसके साथ अगर गुड़ का पानी और छाछ वगैरह भी आप डालते हो तो उसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और वो जितना भी फार्म यार्ड आप मैंने मैन्यूर डाला है ना, उसको सच में जमीन के लिए न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कर देगा। तब तक अगर एनपीके बैक्टीरिया नहीं डाला है तो फार्म यार्ड मैन्यूर डालना बेकार है, समझो कि आपको उसका जो एक्चुअल आउटपुट मिलना चाहिए उसका सिर्फ 10% आउटपुट मिल रहा है, 90% वैसे ही पड़ा हुआ है। तो वो अभी जैविक वो डालना चाहिए एक्चुअली। जी सर, अभी हमने इसलिए एक एक्सपेरिमेंट किया है कि हमारे पास जो फार्म यार्ड मैन्योर था हमारे फार्म पे, उसका हमने हीप लगा के, और उसको हमने पूरा जो जो फार्म वेस्ट है, घास है, जो भी पत्ती वत्ती निकलती है, उससे उसको कवर किया, और उसके ऊपर हम लोग जीवामृत जो है मग्गे से भर भर के उस पर डालते रहे थोड़ा थोड़ा। बराबर। तो ग्रेजुअली क्या हुआ कि वो उसमें जीवामृत उसी फार्म यार्ड मैन्योर में चला गया। बराबर। अब हमको, अब मतलब ये फर्स्ट टाइम हमने एक्सपेरिमेंट अभी किया है, तो उसको भी हम यूज कर रहे हैं। अभी उसका रिजल्ट आएगा, आएगा 100% आएगा, क्योंकि जीवामृत डाला ना, तो जीवामृत के अंदर तो एनपीके बैक्टीरिया रहते ही है। जी 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 जी, तो वो उसको डिकम्पोज करेंगे, लेकिन साथ में अगर गुड़ का पानी एक बार आपने डाल दिया ना तो खेत के अंदर, उसके बाद गुड़ का पानी बना के आप डाल दो तो चलेगा। केवल गुड़ का पानी सर? हाँ हाँ, केवल गुड़ का पानी, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये जीवामृत डाला हुआ है तो उसके अंदर बैक्टीरिया तो है ही, लेकिन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए प्राइमरी मेटाबोलाइट तो चाहिए ना। तो बैक्टीरिया, वो गुड़ का पानी जिसके अंदर सुक्रोज रहता है, ठीक है, वो डालेंगे तो वो सुक्रोज को एज ए न्यूट्रिशन वो यूटिलाइज करेंगे। तो वो उसको न्यूट्रिशन भी मिल गया, साथ में वो ये भी कर लेंगे। माने जो डोरमेंट है बैक्टीरिया को, क्या अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलता ना, तो ऐसा नहीं कि वो मर जाते हैं, बैक्टीरिया जिंदा ही रहते हैं, लेकिन वो डोरमेंट हो जाते हैं। लेकिन जब वापस उसको न्यूट्रिशन और पानी से मिलता है ना, तो फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ वो ही देना है, तो अपना काम वो तो करते जाएंगे।
जी, हेलो फिर सर। हो जाएगी, फिर हो जाएगी, आपकी विलायती फर्टाइल हो जाएगी। देखिए हमने हमारे फार्म पे लगभग 200-250 मोरिंगा के पेड़ भी हैं। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो उसका भी वेस्ट हम लोग उसी फार्म में यूज करते रहते हैं। उसका निकलता है तो उसी को जो है उसमें डाल के फार्म यार्ड बने डाल के उसमें चलाते रहते जी, हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। अच्छा, थैंक यू थैंक डॉक्टर। यू। हाँ, आई थिंक भरत जी को क्वेश्चन था, भरत पटेल पाटिल जी। हाँ जी, ये जो हमने वृक्ष शक्ति पाउडर का जो बताया है, उसका जी। उपयोग सिर्फ प्लांट के ऊपरी भाग में ही कर सकते हैं? नहीं, उसको प्लांट के ऊपर भी कर सकते हैं और जमीन के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आप जमीन के ऊपर उपयोग करते हो तो उसकी जमीन की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ा देगी। लेकिन अगर आपने जमीन के ऊपर स्प्रे किया है ना, तो कितना जाएगा अंदर? वो तो हार्डली 1 आध सेंटीमीटर अंदर तक जाएगा, ठीक है। वो उसका जो लिक्विड है। तो हार्डली ऊपर की 1 आध सेंटीमीटर जितनी जमीन जो है वो फर्टाइल होगी। अच्छा, ओके। ठीक है, अगर ये तो हम इसीलिए इसको, मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो जो खेत है उसको अच्छे से जोत लो पहले, एक हाँ 2 फुट या 3 फीट। उसके बाद उसको रेगुलर वाटर से, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो पानी उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दो, ओके। तो मिट्टी की खुद की पानी की भूख कम हो जाएगी। उसके हम्म, बाद जो रुक शक्ति का लिक्विड बनाया वो उसके ऊपर स्प्रे कर लो उसके बाद, ताकि ओके। कम रुक शक्ति लिक्विड के अंदर ज्यादा काम हो जाए। अच्छा अच्छा। और ये जो वृक्ष शक्ति पाउडर हम ये ड्रिप से भी दे सकते हैं ना? बिल्कुल दे सकते हैं, ड्रिप से भी दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक ठीक। इसकी जो इंटरवल्स है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम? 15 से 20 दिन बोलते हैं, 15 से 20 दिन में एक बार डालो तो चलेगा, कोई बात नहीं है। नहीं, इसे रेगुलर डालना अच्छा है या फिर कुछ समय तक ही डालना अच्छा है? नहीं नहीं, इसको तो रेगुलर डालते रहना है। 3-6 अच्छा, महीने डाल दिए ना, तो समझो कि फिर किसी न्यूट्रिशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें सब कुछ आ गया। ओके ओके। ना तो और यूरिया, ये भी कुछ भी नहीं। हाँ, इसकी कीमत करीब करीब कितनी होगी? इसकी 50 ग्राम जो 1 बीघा के अंदर चलती है, 50 ग्राम, तो उसकी कीमत है, एमआरपी जो है 550 रुपीज है। 550। लेकिन वो तो आपको हार्दिक भाई से मिल जाएगा, और हार्दिक भाई जो है वो आपको डिस्काउंट वगैरह भी करके देंगे। वो हार्दिक भाई को मैं बोलूंगा, वो डिस्काउंट करके देंगे आपको, नो इश्यू। ठीक है ठीक है। जी जी। जी। अच्छा, इस बीच हेल्थ इंडिया के जो हैं पार्टिसिपेंट, उनका भी क्वेश्चन है, उनका भी हैंड रेज हुआ है। हाँ सर, जो आपने जी अभी जो जी आपने जी बताया जी। कि एक वीके के हाँ लिए आप उसकी जो प्रोडक्ट की एमआरपी जो 550 का अराउंड है, जी। तो उसमें से कितने स्प्रे हो सकते हैं? 5 स्प्रे, 10 स्प्रे हो सकते हैं? मतलब कितने हो सकते हैं स्प्रे? उसमें से 100 लीटर वाटर बनेगा, कम से कम 100 से 110 लीटर। 100 से 110 लीटर माने के 1 बीघा आराम से, आप माने के 6 से 7 पंप आराम से हो जाएंगे, 6 से 7 पंप हो जाएंगे, ओके। विच इज सफिशिएंट फॉर 1 बीघा। और सर एक बात, ये जो इंसेक्टिसाइड का बहुत अभी अटैक है, कोई भी नए जो क्रॉप होते हैं ना, जी जी उसमें 1 से 2 महीने तक मतलब किसी भी क्रॉप में इंसेक्टिसाइड का बहुत मतलब अटैक होता है। तो समझो कि इसका स्प्रे किया, तो जी। उसके बाद कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं फार्मर्स? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर क्या होगा समझो, हमने वृक्ष शक्ति का उपयोग करके एक फार्म के अंदर मानो के कुछ कल्टीवेशन किया है, ठीक है। लेकिन आसपास वाले जो खेत हैं, वो लोगों ने बिना वृक्ष शक्ति के कल्टीवेशन किया है। अभी क्या होगा कि उनके वहां पे मानो के इंसेक्ट आए, तो वो लोग क्या करेंगे कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड तो डालेंगे ही डालेंगे, बराबर। वो तो हमारी परमिशन लेने के लिए आने वाले है ही नहीं। तो वो जो स्प्रे है ना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का, उस स्प्रे से बचने के लिए काफी सारे इंसेक्ट और पेस्ट हमारे खेत में भी आ जाता है फिर। सही बात है। जी। और उस वक्त फिर लगता है कि यार हमने तो ये वृक्ष शक्ति डाला था, फिर भी हमारे खेत में ये इंसेक्ट पेस्ट आ गए, कहाँ से आए? तो ये वहां से आते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो उसकी बाउंड्रीज है ना, खेत की बाउंड्रीज, सिर्फ वहां पे ज्यादा अटैक होगा। लेकिन बीच में जहां पे उसकी पहुंच कम है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की, तो वहां पे आपको नहीं दिखेगा इंसेक्ट पेस्ट, क्योंकि वनस्पति अपना खुद का प्रोटेक्शन कर रही है, इसीलिए। और एक सर दूसरा सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बताया ना कि ये मिर्ची है ना, चिली और क्यूमिन, जी ये दो और उसके अलावा भी कोई कुछ क्रॉप है, वो पूरा जुगाड़ है, सब बिल्कुल सही मालूम बात है, है, बिल्कुल सही बात है। जिसमें वायरस के अलावा भी और बहुत मतलब डिसीज आते हैं। बिल्कुल। तो ये वायरस के डिसीज में मतलब कैसे काम करता है? देखो, ये कोरोना वायरस आया था सपोज,
और घर के अंदर 5 लोग थे, तो पांचों के पांचों को कोरोना वायरस ने इक्वल डैमेज नहीं किया था। 5 में से कोई 1 या 2 वैसे थे जिसको बहुत नुकसान हुआ, और 2 या 3 वैसे भी थे उसमें जिसको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, वैसा क्यों? घर तो एक ही है, वायरस तो एक ही है, फिर भी ये पांचों लोगों की इम्यूनिटी अलग अलग है। इसलिए जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी थी उसकी एंटीबॉडी ने ये वायरस को मार डाला, इसलिए उसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसी तरह से जैसे अगर इंसान की इम्यूनिटी अच्छी हो तो उसको कोई वायरस अटैक नहीं करता, वैसे ही वनस्पति की अगर खुद की इम्यूनिटी अच्छी हो ना तो उसके ऊपर भी वायरस का अटैक या तो नहीं होगा या तो बहुत कम होगा। इसलिए हमें एंटीवायरल के ऊपर ध्यान ना देकर उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये प्रोडक्ट का ये जो वृक्ष शक्ति प्रोडक्ट जो है जी, उसका मिर्च में कैसा मतलब उसका रिजल्ट है? मिर्ची में मैंने मिर्ची में भी लिया है, फिर धनिया में लिया है, जीरा में लिया है, टोमेटो में लिया, गुआर में, फिर वाटरमेलन में, फिर चीकू के अंदर भी लिया है, फिर ये मूंगफली के अंदर भी, फिर कपास के अंदर भी, बहुत सारे और कई सारे ऐसे रिजल्ट भी है जो लोगों ने मुझे बताया नहीं है। सैंपल्स जो ले गए लेकिन मुझे बताया नहीं, वैसे भी काफी सारे रिजल्ट है। मेरे ख्याल से बलवंत भाई है यहाँ पे अपने साथ डिस्कशन में, तो बलवंत भाई ने काफी, बलवंत भाई और भरत भाई। हेलो भरत भाई जी। हेलो, यस बलवंत भाई, बोलिए बोलिए। सबको मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। और आपकी गाइडलाइंस के मुताबिक मैंने यहाँ गांधीनगर में आम का एक बड़ा सा ये 280 प्लांट है, उसमें अगले महीने की 9 तारीख को हमने स्प्रे किया था। और वो किसी भाई साहब ने बोला कि कितना स्प्रे कर सकते हो, तो मैंने एक बोतल से 170 लीटर पानी का स्प्रे बनाया था। अच्छा, मैंने स्प्रे किया और करीब 10 या 12 दिन के बाद उसका रिजल्ट मिला। जो आम ज्यादातर छोटी थी वो बड़ी हो गई, लेकिन थोड़ा सा बीच में एटमॉस्फेयर और बादल आ गया, तो मैं के बाद गया और फिर देखी कुछ गड़बड़ है, तो दूसरे दिन मैंने वो स्प्रे किया, तो जो गिर गई थी आम, वो जो छोटी थी वो सब बड़ी हो गई है। अभी मैं सुबह में जाके आया हूँ कि उसका क्या रिजल्ट है, तो बोला कि ठीक है, हमारा जो थोड़ा सा नुकसान हुआ लेकिन आगे से भरपाई हो जाएगा। ऐसा मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। शुक्रिया। ये जी बलवंत जी, शुक्रिया। फ्रूट की साइज बढ़ जाती है, फ्रूट की साइज बढ़ेगी। बलवंत, मैंने शायद चीकू वहां पर वो सादरा चिलोड़ा के पास में एक सादरा करके गांव, वहां पर का जो फार्म है उसके अंदर आम के पेड़ भी बहुत सारे हैं और चीकू के पेड़ भी बहुत सारे हैं, तो मेरे ख्याल से चीकू के ऊपर भी उन्होंने स्प्रे करवाया था। बलवंत भाई, आपने चीकू के ऊपर करवाया था? हाँ, वो थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए मैंने बोला चलो बचा है तो उसके ऊपर डाल दो। एक ही स्प्रे लगाया है, अभी दूसरा स्प्रे लगाया नहीं, लेकिन उसको भी अच्छा सा रिजल्ट मिला। अभी मैं ये संडे को जाऊंगा, फिर आपको शायद सबको वीडियो भी शेयर करूंगा। और दूसरा एक ये है, मैंने जुआर जो होती है ना घास, उसमें भी थोड़ा सा एक करवाया था, और पूरा 1 एकड़ का जो है उसमें एक ही बोतल दिया है और पूरा वो कर दिया होगा। शायद अभी मेरे को ये 2-4 संडे जाऊंगा तो रिजल्ट मिल जाएगा, मैं आपको फोटो भी शेयर करूंगा। तो ये एक तो डिफरेंस आता है 100%, क्योंकि कहीं मैंने एक बड़ौदा के पास पादरा गांव है, वहां मक्का हुआ था, तो मैंने बोला एक ही बोतल आप डालो, तो उसका करीब 350 बीघा का जमीन था, तो उसमें बोला कि नहीं, मेरे को सब ने, मैंने बोला नहीं, एक ही बोतल मैं दूंगा और आप लगाने का तो लगाओ। फिर उसको मालूम पड़ा कि मेरे को ये पूरा करने का है। मैंने बोला साहब इस साल नहीं, अगले साल मैं पूरा 360 का पूरा प्रोजेक्ट आपको बताऊंगा कि ऐसे करो, क्योंकि अगर जब तक मालूम नहीं पड़ेगा कि थोड़ा सा लो और बाद में उसको क्या नुकसान गया, ये अगर जब मालूम पड़ेगा तब फार्मर बोलेगा कि ये प्रोडक्ट मेरी अच्छी है। राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ओके सर जी, थैंक यू बलवंत भाई, शेयरिंग थैंक यू वैल्यूएबल व्यूज।
इस बीच मनोज भाई, मनोज चुमरीकर जी, सर आपका क्वेश्चन है सर। हाँ, बेसिकली इसको एज ए पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं क्या? फॉर एग्जांपल मैंगो ट्रीज में इनिशियली जब ये आता है फ्लावरिंग, तो फ्लावरिंग में बेसिक ये जो होता है डेगा करके आता है एक इंसेक्ट, वो जो डेगा है मैंगो मैंगो में, तो डेगा है क्या करता है, फ्लावरिंग का पूरा उसका जूस चूस लेता है जी, और उसको ड्राई कर देता है, तो मतलब फ्लावर आगे का मैच्योरिटी आएगा ही नहीं। बिल्कुल। तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो एक्चुअली ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड तो नहीं है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड तो वो बोलते हैं जिसके अंदर ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड होता है और वो जो भी इंसेक्ट के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज कर देता है उसी को, या फिर उसकी सॉफ्ट बॉडी है तो बॉडी सर, को डैमेज करता है, उसको बोलते हैं। मैं लेकिन बैकअप करना चाहता हूँ, जी, आप ट्राई करके देख लो कि जो आप बोल रहे हैं ना, ये वो जो बंदे, उसमें कमी आएगी। वो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। वो जो झुंड हो जाते हैं और आम नहीं आती है, और फिर वो बाद में आती है, थोड़ी आती है, लेकिन वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। 2 स्प्रे में डिस्ट्रॉय हुआ है। जो क्वेश्चन आम के पेड़ में आता है, वो मैं शायद आपको वीडियो शेयर करूंगा कि ये डिफरेंस आता है। सही है। कई पेड़ में ऐसे होते हैं कि जो जुंग हो जाता है, उसमें ना तो केरी आती है ना कुछ आता है, वो ऐसे ही रहता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये हमारा वृक्ष शक्ति जो स्प्रे करने के बाद वो डेवलप हो जाता है। गुजराती में बोलते हैं बावो થઈ ગયો ऐसा बोलता है ना। वहां निकल जाता है। ओके ओके। तो बेसिकली इसके अंदर कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, क्योंकि जीरो केमिकल है। लेकिन वो वनस्पति की खुद की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी ना, इसीलिए उसके ऊपर ये इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक नहीं होगा। दैट इज द मेन रीजन कि इसके वजह से फिर क्यों नहीं आ रहा है। सर ये प्रोडक्ट मतलब ग्रोथ के लिए भी काम करेगा, ऐसा है? आप समझो ये डाल दिया तो सब कुछ आ गया, पानी भी आ गया, फर्टिलाइजर भी आ गया, ह्यूमिक भी आ गया, जिब्रेलिक एसिड भी आ गया, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइन, ये वो सब कुछ आ गया। सारा तरह के हार्मोन्स भी आ गए। हाँ, हार्मोन भी आ गए सब लोग, क्योंकि तो बेसिकली इसको कोई भी क्रॉप डालेंगे उसके पहले सीड्स के उसके पहले स्प्रे करना चाहिए क्या? सीड्स के ऊपर भी आप स्प्रे कर सकते हो। वो उसका सॉल्यूशन बना के सीड के ऊपर स्प्रे करके 1-2 घंटा रहने देना है। बाद में उसको नहीं, बेस्ट रिजल्ट कभी होगा? बेस्ट रिजल्ट जब सीड ये आप उसको ये प्लाव कर लेते हैं तभी बेटर रिजल्ट होगा। देखिए, जब प्लाव कर लेते हैं ना, उस वक्त जमीन के ऊपर इसका स्प्रे करना चाहिए, और प्लाव होने के बाद जब इसको सीडलिंग कर ले, सीड डाल दिए जमीन के अंदर, उसके 2-3 दिन बाद जब उसमें से थोड़ा सा आपने पानी डाला होगा तो थोड़ा सा वो बीच में से पौधा माने 1-8 सेंटीमीटर जितना बाहर आएगा ना, तब आप शुरुआत कर लो। तब से लेके हर 15-20 दिन में एक बार देना है। आपको कुछ और जरूरत नहीं पड़ेगी। मानो कि आप हर हफ्ते में एक बार पानी दे रहे हो खेत को, तो हफ्ते की जगह पे आप 15 दिन के बाद दो, कोई टेंशन नहीं, आपको इक्वल रिजल्ट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब इसमें पानी की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है? 50% कम हो जाएगी, एटलीस्ट 50% कम हो जाएगी। ओके जी। और आपको ये प्रयोग करके देखना है ना, तो आप देख लो कि घर के अंदर ही आप ये जो जुआर वगैरह होता है ना, तो वो डाल के 2 हिस्सों में डाल के फिर एक के अंदर वृक्ष शक्ति डालो और दूसरे में मत डालो, और फिर दोनों को इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर देना है। माने कि एक हफ्ते में एक ही बार दिया तो दोनों को एक हफ्ते में सिर्फ एक ही बार देना है, या फिर 15 दिन में एक बार तो 15 दिन में एक ही बार। तो आप देखेंगे कि जिसमें वृक्ष शक्ति डाला हुआ है ना, वो 15 दिन के बाद भी बिना पानी के बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। लेकिन दूसरा जो है बिना पानी के सूख गया। तो इसमें रूट्स देना बेटर इफेक्टिव है या फिर स्प्रे? अगर ऑलरेडी पौधा बड़ा हो गया है तो उसको स्प्रे देना पड़ेगा, और अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो रूट के अंदर जाए वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आखिर पानी तो कहाँ से मिलेगा, तो उसको तो जमीन से ही मिलने वाला है। जमीन अगर नमी पकड़ती है तो ही उसको रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर शुरुआत कर रहे हो आप किसी भी प्लांटेशन की, तो शुरुआत में ही आप इसके अंदर दे दीजिए, जमीन के अंदर दे दीजिए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके जी। एवरी 15 डेज ना? एवरी 15 to 20 डेज, 15 से 20 दिन में। जी जी मदन भाई, यही है वृक्ष शक्ति। राइट। अच्छा, जतिन कुमावत जी, अभी बीच में आपका हैंड रेस था सर, आपको कोई सवाल था
अभी आप फिर से ज्वाइन कर गए हैं, तो आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। जतिन जी, आप खुद अनम्यूट हो जाइए या फिर हार्दिक भाई आप इनको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, ये खुद ही अनम्यूट कर पाएंगे। जतिन जी एनेबल कर दिया, आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट बटन दबाइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है जतिन जी। जतिन जी, हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आप ठीक है, अभी आएगी, अभी हाँ आएगी। हाँ, बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिएगा। अभी कपास की खेती करनी है, उसके बारे में पूछ रहे थे। किसकी खेती करनी है? कपास। कपास कपास कपास। ओके। तो मेरे को 1 एकड़ के हिसाब में बताना सर, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? 1 एकड़ के हिसाब से मैं सबसे पहले आपको ये सजेशन दूंगा कि जैसे ही आप कल्टीवेटर मार के आप जमीन को थोड़ी सी ऊपर नीचे करते हैं, तो उस वक्त कल्टीवेटर मारने के बाद आप उसको पहले सिंपल वाटर से, सादे पानी से उसके ऊपर स्प्रे कर लीजिए, ताकि नमी अंदर तक जाए, 1 आध फुट तक अंदर जाए, वैसे उसको स्प्रे लगा दीजिए। वैसा हो जाए, उसके बाद अब ये वृक्ष शक्ति का सॉल्यूशन बना के वो फिर स्प्रे कर दीजिए, ताकि वृक्ष शक्ति अंदर तक जाए। अगर अंदर तक गया तो समझो जमीन जो है वो अच्छे से फर्टिलाइज हो जाएगी, वो मिनरल फंक्शनल ग्रुप अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, तो फिर वो पानी पकड़ के रखेगा, नमी को पकड़ के रखेगा, तो ज्यादा पानी फिर नहीं चाहिए, तो अपने आप हो जाएगा सब काम। जैसे ये आप प्रोजेक्ट दिखाइए, मिलेंगे कहाँ सर? मैं ये ग्रुप अभी ज्वाइन किया सर, 15-20 मिनट हो गए सर। ये आपने दवाइयाँ वगैरह बताइए सर, कहाँ से लेनी पड़ेगी? वो आपको जतिन जी, आप ये मैं मैसेज डाल रहा हूँ आपको फोन नंबर का, है ना? तो उसमें आप अपना व्हाट्सएप एक्चुअली कर दीजिएगा, और फिर उसमें अपना एड्रेस दे दीजिएगा, हम आपको भिजवा देंगे वहाँ पे। ठीक सर, मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है अपना, है ना, इसी चैट बॉक्स में। नो, उसमें आप अपना ये प्रोग्राम नहीं खत्म होने के बाद आप मुझे डाल दीजिएगा, उस पर एक्चुअली आप करा दीजिए। मैंने भेज दिया आपको व्हाट्सएप नंबर, है ना, वहाँ पे आप कर लीजिए। स्क्रीन पे आ गया होगा आपको। आ गया सर। जैसे ये प्रोजेक्ट नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो सर हरियाणा बॉर्डर, जैसे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नहीं सर, हरियाणा बॉर्डर के पास। मैंने देखा है सर, मैं अभी आपसे मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। गाजियाबाद से बात कर रहे हो सर? हाँ, मैं गाजियाबाद में हूँ। डॉक्टर साहब अभी अहमदाबाद से लॉगिन है। मेरी बैठक इधर है गाजियाबाद में। तो दिल्ली एनसीआर और हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी और उत्तराखंड, पंजाब, ये सारा इधर से कैटर हम करते हैं। अभी दिल्ली में ये अवेलेबल हो जाएगा, तो इधर से आपको मिल जाएगा। ठीक सर, तो धन्यवाद सर। हाँ, ठीक है। आई थिंक बाकी किसी ने भी हैंड रेस किया नहीं है, बाकी सबका हो ही गया है। तो ओके सर, ये समझो कि किसी भी मतलब कोई भी क्रॉप है 4 महीने का, 4 मंथ का, 4 to 5 मंथ का, तो 1 एकड़ में इसकी लागत मतलब एवरेज कितनी आएगी 100 ग्राम। अगर ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो? 100 ग्राम 1 एकड़ में। ओके, 1 एकड़ में 100 ग्राम यूज करना है। 100 ग्राम हो जाएगा। इससे कम होगा, 150 की जगह पे 75 ग्राम होगा, तो भी 1 एकड़ में हो जाएगा आराम से। ओके, 100 ग्राम में मतलब 1 एकड़ पूरा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो इसकी लागत अप्रोक्स कितनी आएगी 100 टन? तकरीबन अभी जो 1100 के आसपास में आपका हो जाना चाहिए, 1100 में होना चाहिए ऑन दी स्टैंडर्ड प्राइसिंग। फिर क्योंकि सिंस आप मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे, तो उसके हिसाब से एक्चुअली मल्टीपल प्रोडक्ट के ऊपर वी वर्क आउट द प्राइसिंग। तो वो प्राइसिंग का जो है इंडिविजुअली मैं आपको बता दूंगा। तो अभी एक थोड़ा टेक्निकल इनपुट देना था, इसलिए अभी रखा था सेशन, बट कमर्शियली एक्चुअली एट अ डिस्काउंटेड प्राइस इट विल बी अवेलेबल फ्रॉम दिल्ली। गाजियाबाद से आपको इधर मिल जाएगा। आपको मिनिमम 20% डिस्काउंट मिलेगा, वो आप मान के चलिए, मिनिमम 20% डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, जी। ओके, तो अच्छा, कुछ एक आध दो लोग काफी लेट ज्वाइन कर गए हैं। 1 मिनट, अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं। जस्ट अलाउ अराउंड 5 और मिनट्स हम एक्सटेंड कर देते हैं, सो दैट पीपल इफ दे आर हैविंग क्वेश्चंस दे कैन आस्क। जी। आई थिंक ये पार्टिसिपेंट हैं
one of the person actually has joined from Africa. Okay. एक मिनट, लेट मी एड्रेस हिम. इस बीच रोहित कपिला जी का क्वेश्चन है. रोहित जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर. हाँ सर, इसमें शुगर कल्टीवेशन में इसका क्या कैसा इफेक्ट है, क्या रोल है इसके अंदर? शुगर के गन्ने के अंदर. अच्छा, गन्ने के अंदर. जी, गन्ना जो है ना वो तो मोनोकोट में आ गया. तो मोनोकोट में तो आपको इसका रिजल्ट बहुत फास्ट दिखाई देगा. अरे आपने आज स्प्रे किया तो 5 से 7 दिन के अंदर आपका उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है ना वो बहुत फास्ट दिखाई देगा. माने कि उसका ग्रोथ है, उसके जो स्वीटनेस है, शुगर कैन की जो स्वीटनेस है उसके अंदर भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा. इसलिए आपको क्या करना है कि पहले सिर्फ जितना भी आपका टोटल फार्म का जो साइज है उसमें से 10% लेके उसके अंदर स्प्रे करके 10 दिन के बाद आपको चेक कर लेना है कि कितना है. आपको लगे कि नहीं सच में प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट में रिजल्ट आ रहा है, तो वो 10 दिन में तो आपको पता चलने ही वाला है कि भाई हाँ प्रोडक्ट में रिजल्ट आ रहा है. तो 10 दिन के बाद आप जब फिर से स्प्रे करो तो पूरे में स्प्रे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मजा आ गया. ठीक है, तो ये कहाँ से मंगवा सकते हैं हम लोग? वो हार्दिक भाई आपको प्रोवाइड कर लेंगे, नो प्रॉब्लम. हार्दिक भाई ने उनका हाँ. वगैरह ये कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है. हाँ रोहित जी, आपने चैट बॉक्स देखिए, चैट बॉक्स में मैंने नंबर डाला हुआ है. मैं देख लेता हूँ. हाँ, मुझे वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा. आई विल एक्चुअली हैव यू. 9910497673. हाँ हाँ हाँ, करा देंगे. तो फाइन फाइन, थैंक यू. ठीक है. अच्छा, नाउ आई कुड सी जेकिसाई, नो Jekisana. I think Jekisai, I think you joined for this conversation, sir. No, this conversation was in the regional language, means the Indian language of Hindi. No, you so in fact this program was scheduled at 4:30. No, you joined late. So can I help you? You just joined the program. You could unmute and tell me, your need for joining the program. Hi, yeah. Thanks for letting me in. I had seen your message on the group with like-minded people, and Okay. I didn't know that you were in Hindi. I was just coming No problem. No to problem. listen in. So we are multilingual. If you have a question, this program was about soil, means the degradation of the soil, which has happened because of the use of chemicals. No, and Yes. how can you use organic method to actually correct the soil, as well as actually also empower the plant for the immunity that it can get through the organic methods for a better crop output. So in the speaker seat is Dr. Chaitanya Bhatt. You can see him on the screen. He's an expert actually in the area of organic Yes. cultivation and no plant protection, especially the plant immunity area. So if you have any questions on that, Dr. Chaitanya can help you. Yeah. All right, thanks. So I can ask in English. It's okay. It's okay. Yes, you can ask in English, no problem. No, excellent. Yeah. So I wanted to know from the doctor. Yeah, please go ahead. The things that I've found out so far look like they're only for small scale. Is this approach also commercially successful somewhere? Is it working for people who are trying to make some money from agriculture, as opposed to maybe just rural setups where guys are trying to live in about 1 acre, 2 acres? Okay, I'll actually phrase the question also better because I come from the same segment in which the agriculture entrepreneurs in the Delhi National Capital Region, Delhi NCR, the per acre actually lease rent is one of the highest in India, and actually it is it actually accounts to about 50,000 Indian rupees per year of a lease rent. No, so it is actually not possible to lease out a larger proportion of land. So people here do 1 or 2 acres of land. So here, since you have 2 acres of land, as an agri entrepreneur, you choose to do the highest. You choose to do the cash cropping. So majority of those agriculture entrepreneurs, they go into vegetables that way. So vegetables, they do, yeah. So I think if you to the doctor, I can then present that in the farms where the vegetables are cultivated,
how does actually the the Vrish Shakti, which is actually a product platform for better growth of plants, how can it help in the vegetables, Dr. Saab? Yes, in vegetables, it will be very helpful. Basically, the basic fundamental for the development of this Root Shakti powder, what I have used is just to increase the immunity of the plant, and rest of the thing the plant will do itself. That is the basic concept behind development of this product. So if you apply this product on vegetable, then vegetable will also show the positive result in just 5 to 7 days, because most of the vegetables that are used in food, they are monocot plant, and that is why it will show fast result compared to other products. So here you are not using any single chemical, only and only this. That is why the product will this final product will also be this chemical free. That is the advantage. And can it be used on a very large scale? I mean, I'm only hearing of your product now. Yes. Sorry about that. You can use it for 1 acre, 10 acre, 100 acre, 200 acre, whatever land you have, you can use it. No issue. With the help of machineries, you can spray it. No problem. Okay. Have you got a YouTube channel or somewhere where I can just read about the product because I was late? No problem. In the chat box, actually, no, if you could just see, I've just posted the mobile number and the email ID. No, just drop in a message there. We'll actually connect you with the social media channels of this product. That way, you'll be able to get most info, and we'll also forward the presentation which was actually carried today. No, which would be in English. No, so it would be easier for you to go through and have questions further. And this number also carries a WhatsApp. So if you have questions, you can actually frame them. Now we'll forward it to the expert, Dr. Bhatt, actually, and the response also would be posted back to you, sir. Thank you very much. Yeah. Okay. Yeah. ओके श्योर श्योर हाँ मनोज जी पीपीटी आपको शेयर हो जाएगी सर कोई दिक्कत नहीं है हमारा सारा कंटेंट आप लोगों के लिए ही है सो पीपीटी मिल जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं ये यहाँ पे आई डोंट थिंक दैट दिस गूगल मीट विल एक्सेप्ट दिस पीपीटी दैट इज व्हाई इट हैज टू बी टेकन इन फ्रॉम द पर्सनल नंबर और इन द ईमेल सो यू कैन आस्क हार्दिक भाई on his personal number or his on email ID. So he will guide you and he will provide you this whole PPT. He's already having in Hindi. I will also send him in English. So those who want in English, they can also use it. I do also have in Gujarati. So if anybody wants in Gujarati, then Gujarati is also available. Hindi, English and Gujarati, all three languages are available for this product. Yes, Deepak bhai, what's your question? Sir, actually we use this Ghan Jivamrut and Jivamrut. Okay, so can we use this particular composition in combination with Jivamrut, Ghan Jivamrut on the soil? Definitely. It is not going to destroy any bacteria of the Jivamrut, or Jivamrut bacteria is not going to destroy the property of this Root Shakti powder. That is why you can use in combination, no issue. Okay, thank you. Okay, so okay, Manoj ji, वो the email ID of the expert, the presentation would carry, the last page would carry the email ID. No, I'll also actually furnish you whatever info you have. My details are there with you, Manoj ji. No, just help me with your queries. I'll have the things answered that way. I'm seeing a lot of late interest in the program. No, people are still coming in, and I am giving access to them. राजेंद्र शिंदे जी और अभी कोई और सज्जन भी ज्वाइन किए हैं. थोड़े आप सर लेट हो गए हो, क्षमा चाहेंगे, आप थोड़ा लेट ज्वाइन कर गए, लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई है आज के कन्वर्सेशन की, और एक फैसिलिटी हमने क्रिएट की है कि इसका रिकॉर्डेड वर्जन अभी जनरेट होगा आफ्टर दिस मीटिंग. So जो भी conversations हमारे हुए हैं, and the discussion, very interesting discussions about the growth of the plant actually and the soil management के ऊपर हुए हैं, वो सारे इस वीडियो को आप जब देखेंगे
नो तो नो आप रेफर कर पाएंगे. तो आई एक्चुअली पोस्ट यू यूट्यूब एक्चुअली लिंक, नो सो उसको फिर यू कैन रेफर टू दैट लिंक, उसको देखिए. पीपल हु आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग हिंदी would be actually capable to make sense of this video. And for people like JK Sai, if you are really keen, sir, you want us to actually host a similar program. This is a free of cost program. You want us to host for people who actually are from your network. Please do write a message to me. I'll have same thing requested with Dr. Chaitanya, and try to organize in language of English also, so that your people actually can benefit out of it. Definitely, we can organize in English also. No problem. We can do it. Okay. So with this, I really thank Dr. Chaitanya Bhatt for giving his valuable time, and we are quite grateful to him के आज ये की प्लेटफॉर्म को काफी शॉर्ट टाइम में एक्चुअली हम लोग मैनेज कर पाए टाइम, और वो टाइम में एक्चुअली काफी सारे लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है. मैं देख रहा हूँ लोग अब बढ़ते ही जा रहे हैं, आ ही रहे हैं. लेट इंफॉर्मेशन जिनके पास आई होगी, बट जो लेट आए हैं वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी चैट बॉक्स देख लें, उसमें मेरी ईमेल आईडी और फोन नंबर लिखा हुआ है, वहां पर वो अपना नोट कर लें, और मुझे एक्चुअली अपना कन्वीनियंस बता दें. मैं एक और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दूंगा इन द लैंग्वेज ऑफ हिंदी or the chosen language, just to mention your choice of language, so we'll try and actually put something for you. At least Hindi, Gujarati, English can be anyway arranged, and other regional languages for there. We'll see how can a transliteration help during the course of this program. Technology is helping us to do that. वो मैं कर दूंगा. Hardik bhai, one request to you, that if you have recorded this session, then also mention the YouTube channel or your personal address where it is available, so that the person who has joined late, they can have access to that presentation and they can go through it. Correct. So I'll actually know the channel where it will be hosted. I'll just tell you the link of that. It's actually on our my YouTube channel. I'll share the link of that. So आप लोग actually उसे फिर देख लीजिएगा. Just allow me a second. Meanwhile, any questions are there from the late joinees? आप पूछ सकते हैं sir. Just a second. Okay, yeah, here it is. So ये channel link है, where it will be posted. इसको आप नोट कर लें, अपने मोबाइल में कहीं पे सेव कर लें, या तो डेस्कटॉप पे कहीं पे सेव कर लें, नोटबुक नोटपैड में, और इसी YouTube चैनल लिंक के ऊपर आपको थोड़ी देर में ये रिकॉर्डेड वर्जन दिख जाएगा. थैंक यू वेरी मच सर. तो ये एक बार टच करके इसको ओपन कर लेंगे तो फिर ये तो रहेगा ना. फिर हाँ, एक बार टच करके इसको ओपन कर ले, तो फिर रहेगा. राइट, करेक्ट. सही है. एक बार टच करके ओपन कर लेना है बस, और बाकी तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा ना. बाकी कॉपी पेस्ट हो जाएगा. हाँ जी, बिल्कुल. परफेक्ट. So if everybody is allowing us, we can call this program a close. Thank you very much for everybody's cooperation. Balwan bhai said. Balwan bhai ko question. Hello sir. Yes, I am Balwan Rathod, and thank you very much joining Mr. JK Sai from South Africa. Most welcome. Our product is good. I give you congratulations, and all are happy. Joining the all persons with you, and thank for the interest in this product. Okay, sir. Thank you. Thank you, brother. Okay. Thank you, and have a nice day, everybody. For making this program a success. Thank you, Dr. Sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.